Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Vanya Narain, your educator for English language. और आज जो आप देख पा रहे हैं पीछे, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, एक बहुत खूबसूरत सा सीन बना हुआ है जिसमें आप एक जंगल में देख पा रहे हैं कि रोड जो है वो जा रही है और यहाँ से एक डाइवर्जन जो है उस रोड पे आपको वो भी नज़र आ रहा है ना। तो आज की जो हमारी पोएम है, एक्चुअली आप समझ ही गए होंगे ये देखकर कि आज की जो हमारी पोएम है वो भी इसी के ऊपर है। पोएम, पोम कुछ भी बोल सकते हो, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्टेबल हैं। हम बचपन से पोएम बोलते हैं तो हम पोएम ही बोलेंगे। आजकल ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि बहुत सारे ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट जो हैं वो सब आ गए हैं। शेड्यूल बोला जाता था, आजकल उसको स्केड्यूल बोला जाता है। पोएम बोला जाता था, उसको पोम बोला जाता है। सो वट एवर सूट्स यू आप वैसे बोल सकते हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन द पॉइंट इज़, मुद्दा ये है कि हम क्लास 9th इंग्लिश बीहाइव जो आपकी बुक है उसमें से हमने सबसे पहली पोएम उठाई है, विच इज़ चैप्टर 1 है हमारा। इसका हम वन शॉट कर रहे हैं। अब वन शॉट क्या होता है? वन शॉट बेसिकली होता है कि हम इस पोएम को मतलब पूरा वर्ड टू वर्ड, स्टैंजा वाइज और एक एक लाइन वाइज एनालाइज करेंगे, राइट। इसमें जो भी चीज़ें हमें लगता है कि हमें समझने की ज़रूरत है, मतलब जिसको आप कहते हैं कि पूरी तरह से हम इसको पोएम को जो है वो इसका कंक्लूजन जो है वो निकाल लेंगे। एक एक वर्ड, एक एक लाइन को हम एनालाइज करेंगे, कैसा उसका मीटर है, क्या बात उसमें बोली गई है, क्या उसका बैकग्राउंड है, पोएट का क्या बैकग्राउंड है, क्या स्केच है, उसके बाद जो भी इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। पोएट्री में जो 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 बातें कही गई हैं, कौन सी थीम ली गई है, कौन से मीटर में है ये पोएम, या कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, और इवेंचुअली क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो हम वन शॉट में व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ कि मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि क्लास में, स्कूल में ऑब्वियसली आपका कंप्लीट हो गया होगा, एग्जाम के टाइम आ रहा है तो अभी तक तो ये सब कुछ आपका हो गया है, बट स्टिल व्हाट वी प्लान टू डू इज़ कि ये हम वन शॉट में इतना हमें पक्का हो जाए कि हमने कोई भी चीज़ उसके बाहर से ना आए। अगर हमने एक बार पोएम समझ ली तो जाहिर सी बात है जो भी पूछा जाएगा वो उसी के अंदर होगा, सब कुछ उसी के अंदर से इनकॉर्पोरेटेड होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे कि आप ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे दो रास्ते आपको जाते हुए दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत सी फोटोग्राफ है। इसको देख के ही आप समझ चुके हैं कि हम कौन सी पोएम की बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं, बिल्कुल सही समझा आपने, हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम, जिसका टाइटल क्या है? द रोड नॉट टेकन। ठीक है, मतलब वो रास्ता जो आपने नहीं चुना। ठीक है, ओके। सबसे पहले अगेन सी, इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर्स। मतलब सबसे मन तो सबसे बढ़िया तो आपको यही खुश हो जाएगा जब आप ये पिक्चर देखेंगे, है ना। मतलब इतनी हरियाली, इतनी खूबसूरत पिक्चर्स, मतलब देख के ही आदमी का जो दिल है वो बिल्कुल एकदम बाग बाग हो जाता है ना, गार्डन गार्डन हो जाता है। सी, कितना सुंदर लग रहा है कि आप जंगल से जा रहे हैं और आपको ऐसे रास्ते मिल रहे हैं। अब आप सोचिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि यार कहाँ जाया जाए, मतलब वो इस तरफ जाया जाए कि इस तरफ जाया जाए। रास्ते तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों ही तरफ पेड़ हैं और दोनों ही तरफ जो पगडंडियाँ हैं वो दोनों ही तरफ जा रही हैं। यहाँ पे थोड़ी सी सूरज की रोशनी आ रही है, यहाँ पे थोड़े घने पेड़ दिख रहे हैं। ये शायद थोड़ा सा हो सकता है बाहर की तरफ जा रहा हो, ये हो सकता है जंगल में अंदर की तरफ जा रहा हो। लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आप 100% श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकते, है ना। हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि भाई ये रास्ता जो है वो जंगल के अंदर जा रहा है, जबकि ऐसा हो कि हो सकता है ये रास्ता आगे जाके कहीं मेन सड़क पे मिल जाता हो सकता है, और ये रास्ता यहाँ पे हमें सूरज की किरणें दिख रही हैं और हमें लग रहा है कि बाहर को ले जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि आगे जाके ये रास्ता जो है ऐसे घूम के कहीं अंदर डाइवर्ट करते हुए जंगल में ले जा रहा हो, राइट। तो ये बात, ये जो आकलन है वो यहाँ खड़े होकर करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसमें आप बहुत प्रोज एंड कॉन सोचेंगे, बड़े आप इसमें जिसको बोलते हैं अपने कैलकुलेशंस लगाएंगे, और फिर आप इवेंचुअली तय करेंगे कि आपको किस रास्ते पे जाना था। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह आप एक कंक्लूजन पे आएंगे और आप कहेंगे कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मुझे लगता है कि ये रास्ता जो है मुझे बाहर ले जा रहा है, मैं इस पे जाता हूँ। आप आगे बढ़ेंगे, आगे जाते जाएंगे और हो सकता है कि रास्ता आपको सड़क के किनारे ले जाए, बाहर निकाल दे जंगल से, और हो सकता है कि रास्ता आपको और भी घने जंगल की तरफ ले जाए। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये इस तरह से सोच के पढ़ोगे, अपने आप को सिचुएशन में रख के पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा पोइट्री पढ़ने में। ठीक है, अब इसमें एक और बात मैं बता दूं कि जब हम प्रोज पढ़ते हैं, ये बात मैंने पहले भी बोली है कि जब हम प्रोज पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है कि आप उसको मन में पढ़ते हैं, है ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के। आप अगर कोई लेसन है तो उसको नहीं पढ़ते चैप्टर को, राइट। लेकिन पोइट्री पढ़ने का मज़ा ही तब है जब आप पोइट्री जो है वो तेज़ आवाज़ में या खुल के रिसाइट करें,
राइट, उसकी जो जितने आयम्बिक या जो भी जिस भी मीटर में है वो, या जो फ्री फ्लो है या ब्लैंक वर्स है, जो भी है, जो भी उसकी एक रचना है जिसको आप कहते हैं, है ना, जिस भी तरह से वो फ्लो हो रही है पोइट्री, उसका मज़ा ही तब है, या उसका एक्चुअली पूरा जिसको आप कहते हैं एसेंस ही उभर के निखर के सामने तब आता है जब आप उसको बोल बोल के पढ़ते हैं या आप उसको तेज़ आवाज़ में पढ़ते हैं। तभी आपने सुना होगा पोइट्री रिसाइटल्स होते हैं, जिसमें आपको होता होगा ना स्कूल में कि आपको ऐसे खड़े होके पोइट्री रिसाइट करनी है, मैम जो है पोइट्री सुनेंगी। एग्जैक्टली वही चीज़ है। आप पोइट्री को कैसे पढ़ते हैं? बोल के पढ़ते हैं, ऊंचा पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसके मीटर्स आपको क्लियर नहीं होंगे, उसमें यूज्ड पोइटिक डिवाइसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं धूमिल पड़ जाएंगी, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आएंगी। राइट, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ ये बहुत सारे मार्किंग बन गई है तो मैं मिटा देती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम पोएम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में जो बात हो रही है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेट्स बिगिन। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to the way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in the wood and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Okay. तो ये जो पोएम है जो आपने सुनी, ये पोएम बहुत खूबसूरत पोएम है। मैं आपको बता दूं कि ये लिटरेचर के इतिहास में, अगर हम लिटरेचर की हिस्ट्री देखते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पोएम्स एवर रिटन, ठीक है। बहुत बहुत फेमस है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क। एंड अगर आप ये बात करते हैं, ये पोएम जो है कंपोज की गई थी 1915 में, ठीक है। तो ये वो टाइम था जब दुनिया जो है वो वर्ल्ड वॉर से जूझ रही थी, या वर्ल्ड वॉर के दौर से गुज़र रही थी। जूझ तो नहीं रही थी, गुज़र रही थी, मतलब वर्ल्ड वॉर था पूरी दुनिया में। आपको मालूम है पूरी दुनिया जो थी उसमें एम्ब्रॉयल थी, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात, किस तरह की सिचुएशन वर्ल्ड वॉर में रही होगी। मतलब अभी अगर हम देखते हैं तो हम वॉर की बात करते हैं, या हम जो स्ट्रेस या टेंशन हम देखते हैं, जो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखते हैं। आपको मालूम है रशिया यूक्रेन की वॉर है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हम रशिया का हिस्सा है ना हम यूक्रेन का, लेकिन आपको मालूम है कि उसने कितना ज़्यादा इम्पैक्ट किया पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को, है ना। मतलब उसमें आप देख सकते हैं उसके जो हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंसिस पार्ट ऑफ इट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी। हम ये बात नहीं कर रहे कि उसका जो जियोपॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस रहा वो क्या रहा, या हम ये बात नहीं कर रहे कि उसका इकोनॉमिक जो आप कह सकते हैं कि रिपरकशंस रहे वो क्या रहे, वो तो हम सब जानते हैं। बट एज ह्यूमंस, एज पीपल, हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों ने अफेक्ट किया है, उनकी सफरिंग ने हमें अफेक्ट किया है। हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि जब हम वो वॉर के डिटेल्स पढ़ते थे, ग्रूसम डिटेल्स पढ़ते थे, कहीं ना कहीं आवर हार्ट वुड ब्लीड, राइट, व्हेन वी वुड रीड थिंग्स लाइक व्हाट हैज़ बीन डन टू द पीपल ऑफ यूक्रेन और टू द वुमेन और द चिल्ड्रन ऑफ यूक्रेन, राइट, वी ब्लेड, आवर हार्ट ब्लेड फॉर दैट। तो अभी मैं जो बात कर रही हूँ वो ये है कि ह्यूमन सफरिंग कहीं पे भी हो रही हो, अगर आप इंसान हैं एंड यू आर अ पर्सन इनफ, राइट, तो आपको कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी वे में अफेक्ट करती है, आपकी मेंटल साइकी को अफेक्ट करती है। स्पेशली ऑल दिस हैपन एट टाइम ऑफ पेंडेमिक। अब यही बात आप समझ लीजिए कि ये सब जब चीज़ें हो रही थी तो 1915 में ये पोएम लिखी गई। हालांकि इट वाज अ पर्सनल थिंग। ये जो पोएम है इसके बारे में अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ तो बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री आपके सामने नज़र आएगी कि इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि बहुत फेमस पोएट हैं, उनका लाइफ स्केच जो है हम आगे पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट एक बात उनके बारे में बोली जाती है दैट वो इतने रिवर्ड पोएट हैं कि उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है।
उन्होंने जब अपनी लिखावट की शुरुआत की तो उन्होंने रूरल जो बैकग्राउंड है उस पर लिखना शुरू किया। कंट्री साइड के ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पोएट ऑफ द कंट्री साइड। जो कंट्री साइड मतलब जो उसकी पृष्ठभूमि पे लिखते थे, ठीक है। बाकी उनके नाम पे बहुत सारे एक्लेड्स, बहुत सारे प्राइजेस, बहुत सारे ऑनर्स जो हैं वो चिन्हित हैं। तो वो ऑफ कोर्स हम जानते हैं उनके नाम पे 4 उनको पुलित्ज़र प्राइजेस मिले, विच इज़ अ रिमार्केबल फीट इन इटसेल्फ। उसके अलावा अगर हम कहते हैं तो एक तरह से ही वाज एन ऑफिशियल और अनऑफिशियल, इफ आई कैन से, अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट थे वो, ठीक है, न्यू हैम्पशायर के। तो बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बोली जाती हैं। लेकिन एक और चीज़ थी, आपको इस पोएम की जो बैकग्राउंड है मैं आपको समझाऊं, वर्माउंट के एक्चुअली इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये 1912 से लेकर 1915 मतलब 3 साल का जो अरसा था वो बेसिकली अमेरिकन पोएट थे, लेकिन वो पब्लिश जो थे उनके वर्क वो इंग्लैंड में पहले हो गए थे। अब हुआ ये था कि 1912 से लेकर 1915 तक उन्होंने एक अरसा, एक लंबा टाइम जो है वो इंग्लैंड में बताया, ठीक है। तो वहाँ पे उनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड बने जो कि बहुत फेमस राइटर अगेन थे, एडवर्ड थॉमस। अब एडवर्ड थॉमस और वो क्या करते थे, बिकॉज दे हैड सिमिलर इंटरेस्ट। तो होता है ना कि हमारे जब दोस्त होते हैं जिनसे हमारा इंटरेस्ट मिलता है बहुत ज़्यादा, तो हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं साथ में करने लगते हैं। तो एडवर्ड थॉमस से वो मिले और एडवर्ड थॉमस के साथ वो वॉक्स लिया करते थे। तो वो लॉन्ग वॉक्स पे जाया करते थे। उस टाइम पे द वर्ल्ड वाज मच डिफरेंट टू व्हाट इट हैज़ बिकम नाउ। अब उस टाइम पे एक बार ऐसे ही किसी वॉक पे जाते जाते उन्हें ऐसे ही एक रास्ता मिला, दौराहा मिला, जिसमें उन्होंने सोचा कि दोनों ने आपस में डिस्कशन किया, खड़े हो गए। और उनके फ्रेंड जो थे एक्चुअली एडवर्ड थॉमस, वो अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनका बड़ा फ्रेंडली टाइप, ही वुड टेक अ फ्रेंडली जाइब एट हिम कि तुम कोई डिसीजन नहीं ले पाते लाइफ में, है ना। ही वॉज वेरी इनडिसाइसिव, मतलब वो उनके साथ, एडवर्ड थॉमस के साथ हमेशा से प्रॉब्लम थी कि भाई वो बहुत ही इनडिसाइसिव थे, कोई भी छोटे बड़े डिसीजंस वो ले नहीं पाते थे। और लास्ट में जब वो ले भी लेते थे तो उन्हें रिग्रेट होता था कि यार ये नहीं, मुझे वो करना था। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वुड ऑलवेज टेक अ फ्रेंडली जाइब एट हिम, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पे भी वही हुआ कि ये लोग दौराहे पे पहुँच गए और फाइनली फिर ये डिस्कशन हुआ कि भाई इस तरफ जाना है कि उस तरफ जाना है, वॉक करते करते। खैर इन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया, लेकिन जो भी रास्ता इन्होंने चुना, बाद में जाके एडवर्ड थॉमस ने बड़ा उस पर रिग्रेट किया और लेमेंट किया और कहा कि यार वो वाला रास्ता अपन ने गलत ले लिया, अपन अगर उस रास्ते पे जाते ना, दूसरे वाले पे, तो बहुत बढ़िया होता। तो ये जो है ये आगे चल के बनती है इस पोएम की थीम। और जब फाइनली रॉबर्ट फ्रॉस्ट वापस चले जाते हैं, अपने घर लौट जाते हैं, तो वहाँ से वो एडवांस कॉपी जो है वो इस पोएम की जो भेजते हैं, द रोड लेस ट्रैवल्ड की कॉपी जो है वो अपने दोस्त के लिए, एडवर्ड थॉमस के लिए भेजते हैं। और इट वाज लाइक अ फन थिंग, मतलब मज़े में उनने वो लिखा था और उन्होंने कहा था कि ये जो है मेरे फ्रेंड को डेडिकेटेड है, भेजते हैं। और वहाँ पे फिर उनको पता चलता है कि, लेकिन एडवर्ड थॉमस उस चीज़ को बड़ा सीरियसली ले लेते हैं, मतलब वो उसको बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। मतलब कहा जाता है कि वो इतनी गंभीरता से उस बात को लेते हैं कि लिटरली वो एक उनका जो डिसीजन है कि वो अपने आप को इनलिस्ट कर देते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में। और फाइनली एक बैटल होती है, उसमें 2 साल बाद उनका निधन हो जाता है, वो वीरगति को प्राप्त होते हैं, ठीक है। एडवर्ड थॉमस की बात कर रही हूँ मैं। तो आपको ये उसका बैकग्राउंड समझ में आ गया, ठीक है, कि आपको ये पता चल गया कि ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। इसकी जो प्रेरणा है, जो इंस्पिरेशन है, उनको कहाँ से मिली? द इंस्पिरेशन वॉज फ्रॉम हिज पर्सनल इनकाउंटर, इट वॉज अ पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर हिम। और उन्होंने इतनी सीरियसली इस पोएम को नहीं लिखा था जितना इसको बाद में ले लिया गया, ठीक है। मतलब इसको वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स माना जाता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। लेकिन उनका बाद में कहना था कि भाई जब आप इसका एनालिसिस करें इस पोएम का, so be very very careful because it is a very tricky poem and a very very tricky poem। मतलब उस बात को उन्होंने 2 बार उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बात कही that it is a very tricky poem and very very tricky poem, right। तो मतलब उनका कहना था कि भाई जिस तरह से आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसका एनालिसिस करते टाइम थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता चल गया। एक बार से फिर इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सब कुछ पढ़ चुकी हूँ, आंसर आपको काफ़ी कुछ अभी क्लियरली नज़र आ रहा होगा। हम वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन इसको जो समराइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मोटे तौर पे इसकी समरी को जान लेते हैं, ठीक है। और वो क्या है? रोड नॉट टेकन इज अ पोएम दैट डिस्क्राइब्स द डिलेमा ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग। अब कहाँ पे खड़ा है वो? स्टैंडिंग एट रोड विद द डाइवर्जन। मतलब क्या बात हो रही है? डिलेमा,
ये जो टर्मोलॉजीज़ हैं इनको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ये टर्मोलॉजीज़ आपको हेल्प करेंगी, ये टर्मोलॉजीज़ आपको अगर आप अपने आंसर्स में लिखेंगे सो दैट विल गिव यू एंड दैट विल स्कोर अ गुड मार्क फॉर यू, बिकॉज आपको सामने वाले को समझ में आएगा, पढ़ने वाले को, कि आपको अच्छे से जो जिस्ट है, जो कहानी है, जो निचोड़ है, वो अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। द रोड नॉट टेकन इज अ पोएम दैट डिस्क्राइब द डिलेमा ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग एट द रोड विद डाइवर्जन, ठीक है। या फिर इसको आप एक और बात में क्या बोल सकते हैं, आप इसको क्रॉस रोड भी बोल सकते हैं, बट क्रॉस रोड इज अ लिटरल थोड़ा सा मतलब जो होता है इसका डिफरेंट है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप एक आध बार इस टर्मोलॉजी को भी यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस रोड का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं एक दौराहे पे खड़ा होना, है ना। दौराहे पे खड़ा होना मतलब जहाँ से दो रास्ते जाते हैं। क्रॉस रोड का मतलब लिटरली अगर हम बात करते हैं तो क्रॉस रोड का मतलब होता है चौराहा वगैरह जैसा, जहाँ से रोड कटती है, ठीक है। नेसेसरली उसको आप दौराहा नहीं बोलेंगे, लेकिन आप चाहें तो आप क्रॉस रोड टर्मोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू गिव द आइडिया और टू कन्वे द आइडिया, विच इज ओके। नाउ अगर हम बात करते हैं दिस डाइवर्जन सिम्बलाइजेज लाइफ, रियल लाइफ सिचुएशंस। अब आपको हिस्ट्री इसकी पता चल गई है कि भाई इतनी गंभीरता से या इतने मतलब उसने दैट इंसिडेंट उसने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को सोचने का एक मौका दिया था, मतलब इट लेफ्ट हिम विद अ थॉट। मतलब होता है पोइट्स के साथ या राइटर्स के साथ होता है कि कोई छोटी सी इंसिडेंट्स, कोई छोटी सी घटना, कोई छोटी सी बात या कोई छोटा सा एक्सपीरियंस, या आप जिसको कहते हैं कि एक नॉर्मल आदमी के लिए जो चीज़ बहुत ही ऐसी होगी जिस पर आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, राइट। लेकिन राइटर या पोएट जो होते हैं उनकी सेंसिटिविटी लेवल्स इतने ज़्यादा होते हैं, वो इतनी ज़्यादा किसी चीज़ को गहराई से समझते हैं, महसूस करते हैं कि वो उस चीज़ को लेके उसको चार और चीज़ों से रिलेट करके एक बहुत ही खूबसूरत जो है कॉम्पोजिशन बना के तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही वाली बात थी कि उन्होंने वो चीज़ देखी कि भाई एक सिंपल सी वॉक थी, घूमने गए, एक सड़क यहाँ जा रही है, एक सड़क वहाँ जा रही है, आपने तय किया कि आपको कहाँ जाना है, आप आगे चले गए। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उस चीज़ को लाइफ से रिलेट किया, उन्होंने उस चीज़ को देखा कि भाई ज़िंदगी में किस तरह से आप इसको, ये उन्होंने कहीं ना कहीं उसको क्या किया, उसको सिंबलाइज किया, उसको समझा कि यार ये कोई चीज़ जो हम डाइवर्जन ले रहे हैं ये तो एक्चुअली असल ज़िंदगी में भी होता है, राइट। रियल लाइफ सिचुएशन भी है कि इंसान कई बार होता है कि वो आदमी अपनी लाइफ के दौराहे पे खड़ा होता है एंड ही हैज़ टू रियली डिसाइड कि वो किस रोड को ले और कौन सी रोड जो है वो उसको आगे बेहतर लाइफ की तरफ ले जाएगी, एंड देन ही हैज़ टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। उसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो एनालाइज करता है, असेस करता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो क्लूज़ मिलते हैं, ओमन्स मिलते हैं, उनसे वो समझने की कोशिश करता है, एंड इवेंचुअली ही अंडरस्टैंड दैट वट एवर डिसीजन दैट ही विल टेक इन लाइफ विल हैव अ कॉन्सिक्वेंस। उसका एक कॉन्सिक्वेंस, एक रिपरकशन ज़रूर होगा एंड दैट विल लीड टू अ वे, ठीक है। ये चीज़ वो समझते हैं और उसके ऊपर वो इतनी खूबसूरत पोएम जो है वो पूरी उसकी रचना कर देते हैं। नाउ लेट्स रीड दिस। दैट समटाइम्स इन लाइफ टू देयर आर टाइम्स व्हेन वी हैव टू टेक टफ डिसीजंस, वी कुड नॉट डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग फॉर अस, ठीक है। तो उसकी बात की है उन्होंने कि कई बार लाइफ में वी फेस सिचुएशंस वेयर वी आर फेस्ड इन where we stand at the diversion point and we have to decide what or which road we need to take, and that's something that will take us to our future and to a brighter future, right. And we are not in the state of mind, or we are not in the state to see, like to foresee कि क्या सही है क्या गलत है. So this situation happens. इसके बारे में बोला है उन्होंने. Now, driven by our hopes and ambitions, मतलब मैं आपको ये समरी बता रही हूँ कि बेसिकली पूरी पोएम बात क्या कर रही है, ठीक है. लाइन बाय लाइन एनालिसिस भी हम इसका करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट या एनोटेशन के लिए लाइन बाय लाइन जो स्टैंजा उसका का मीनिंग चाहिए, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वो भी आपको मिलेगा. लेकिन फिलहाल अभी हम सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम या समरी, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ हैं, ठीक है. अगर मैं आपसे कहूँ कि समरी या यहाँ पे अगर हम समरी बोलें या इसको हम सेंट्रल थीम बोल दें या सेंट्रल आइडिया बोल लें, है ना, या फिर हम पोएट्स विजन बोल लें, ये सारे टर्मिनोलॉजीज जो हैं आप याद रखिएगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही बात को, एक ही चीज़ की तरफ इशारा करती हैं. ऑल ऑफ दीज आर सिनोनिमस, ठीक है. तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. नाउ, driven by our hopes and ambitions, we take the decision taken by fewer people.
अब क्योंकि हमारे पास वी हैव ड्रिवन बाय आवर होप्स एंड एम्बिशंस, मीन्स एज अ यंग पर्सन, एज अ पर्सन हु इज़ यंग एंड हु हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड विगर, हम जब अपने इमोशन से या हम अपनी एम्बिशन या अपनी ड्राइव ऑफ एम्बिशन से या होप्स जो आने वाले फ्यूचर का जो हमारा सपना है, वो सारी चीज़ें जब हमें फ्यूल करती हैं, राइट, जब हमें फ्यूल करती हैं, वी टेक डिसीजंस विच आर टेकन बाय फ्यूअर पीपल। तो हम वो डिसीजन लेना चाहते हैं जो बहुत कम लोगों ने लिए हैं। कई बार आपने वाली मूवी देखी है डियर जिंदगी, जिसमें वो शाहरुख खान बोलता है कि भाई क्यों ज़रूरी है कि मुश्किल रास्ता ही चुना जाए, आसान रास्ता अच्छा क्यों नहीं हो सकता, क्यों ज़रूरी है कि एकदम आग की नदी ही क्रॉस की जाए, क्यों ज़रूरी है कि आपको बिल्कुल दरिया ही पार करके जाना है। आप आसान रास्ता भी ले सकते हैं, नॉट नेसेसरली ऐसा तो नहीं है कि मुश्किल रास्ता होगा तो ही वो प्रॉमिसिंग फ्यूचर की तरफ ले जाएगा और आसान रास्ता होगा वो ठीक नहीं होगा या अच्छा नहीं होगा या इट इज़ नॉट ब्रेव इनफ टू गो ऑन दैट, राइट। तो इस तरह का जो डिलेमा होता है वो हर यंग पर्सन के दिल में होता है, हर यंग पर्सन जो है उस डिलेमा को फील करता है। अभी आप जिस एज में हैं, आप 9th ग्रेडर्स हैं, राइट, आप एक्चुअली अभी इस एज में हैं जहाँ पे आप एक डाइवर्जन पर हैं। डाइवर्जन इन द सेंस कि आपको काफ़ी कुछ आपने सुना होगा कि 9th क्लास एक बड़ी मोल्डिंग क्लास होती है, क्योंकि अब आप बच्चे भी नहीं रह गए। वो मिडिल स्कूल में जितना आपको स्पून फीड किया जाता था और जितनी छोटा आपको ट्रीट किया जाता था उतना भी नहीं किया जाता, और अभी आप बिल्कुल 10th 11th 12th ग्रेडर भी नहीं है, राइट। सो यू आर इन द कस्प। अब ये जो दो चीज़ें होती हैं उसके बीच में होना किसको बोलते हैं, बीइंग इन अ कस्प ऑफ अ सिचुएशन। तो अभी भी आप वही कस्प ऑफ सिचुएशन में हैं और यहाँ पे आप अभी बहुत डाइवर्जन पॉइंट पे खड़े हैं। मतलब यहाँ से अगर आप सही रास्ते पकड़ लिया, सही कंपनी मिल गई, सही चीज़ें कर ली लाइफ में, तो ज़िंदगी बहुत संवर जाएगी। और यहीं पे अगर उल्टे सीधे कामों में पड़ गए, उल्टी सीधी चीज़ों में, उल्टी सीधी संगत में पड़ गए, तो फिर लाइफ जो है वो बिल्कुल पटरी से उतर जाएगी। ये आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा और आपको लगता होगा कि यार ये सब ना बहुत ही किताबी बातें, मतलब ओके यार एक और आ गया लेक्चर देने, मतलब सभी यही बोलते हैं, सभी समझाते हैं। लेकिन एक्चुअली पता है क्या, कि ये सबके लाइफ में होता है और सब उस दौर से गुजर चुके हैं, इसलिए आपको ये समझाते हैं। और बिल्कुल सही बात है, अभी ये जो डाइवर्जन है ना, जो फील करते होगे कई बार कि यार दोस्त जो है वो ये कह रहे हैं, पीयर प्रेशर जो है वो ये बन रहा है, फलाना चीज़ जो है ये है, लेकिन मम्मी पापा जो है ऐसा बोलते हैं या बाकी लोग जो है ऐसा बोलते हैं, टीचर्स ऐसा बोलती हैं, तो क्या किया जाए। तो ये जो डाइवर्जन है, इसी डाइवर्जन के ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है, ठीक है। अब वी थिंक दैट इफ़ वी फेल टू सीक अकम्पलिशमेंट वी कुड गेट द चांस टू चेंज एंड स्टार्ट अगेन। अब ये वो टाइम होता है जब आपको लगता है कि ठीक है ना, ट्राई करते हैं, मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड पे काम करके देखते हैं, लाइफ में नहीं हो पाया कुछ तो अपना जो फिर से अपना जो ट्रैक है वो अपन चेंज कर लेंगे। लेकिन उस टाइम पे कई बार हम ये भूल जाते हैं कि कुछ ट्रैक जो होते हैं वो वन ट्रैक होते हैं, वन साइड ट्रैक होता है। मतलब उसका भाई साहब उसमें जो लौटने का रास्ता है वो उतना नहीं होता, वो वन ट्रैक चलते हैं सीधे, मतलब रेल की पटरी टाइप ना पकड़ के एक ही तरफ जाती है, वो वापस पलट के नहीं आती। ऐसे भी कुछ ट्रैक होते हैं, ठीक है। तो अभी बात क्या हो रही है, वी थिंक दैट इफ वी फेल टू सीक अकम्पलिशमेंट वी कुड गेट द चांस टू चेंज एंड स्टार्ट अगेन, हाउएवर वी ट्रैवल टू फार एंड हैव टू रिग्रेट एट द एंड। अब इसमें क्या होता है कि ये जब हम सोचते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि भैया बहुत आगे निकल गए, मतलब 2-4 कदम आगे गए हो तो पीछे आ सकते हो, ठीक है। पता चला कि आप अच्छा खासा आगे निकल गए, मतलब 50-100 मील आगे निकल गए, तो फिर पलटना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो हमें फिर क्या रह जाता है, फिर हमारे पास रहता है व्हेन वी ट्रैवल टू फार वी हैव टू रिग्रेट एट द एंड। रिग्रेट मतलब क्या हो गया, रिमोर्स या अफसोस करना, ठीक है। ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल दैट वी कुड बिकम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बिकॉज ऑफ दैट वन डिसीजन। और ये भी हो सकता है कि जब आप ये डिसीजन लेते हैं जो कि बहुत रिस्की आपको नज़र आ रहा है या व्हेन यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, तो ये भी हो सकता है कि उसका एंड रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट हो। आप मतलब हम बात कर रहे हैं रिग्रेट करने की, लेकिन हो सकता है कि इसका ऑपोजिट हो और आप एक ऐसे इंसान बन के निखर के उभर के वापस आएँ जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फीट अकम्प्लिश करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रहता है अपनी हर चीज़ में, हर मामले में, ठीक है। तो हो सकता है वो एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बना भी दे और बिगाड़ भी दे। मतलब बात क्या हो रही है, बेसिकली ये हो रही है कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उस डाइवर्जन पे खड़े होकर जो भी फैसला आप ले रहे हैं वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। और सोचने समझने के लिए हमारे पास कोई बहुत स्टैटिकल डेटा नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स नहीं होते। आप अपने आप कुछ चीज़ों का आप जो है वो प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं, वे कर सकते हैं ऑप्शंस को, लेकिन आपके पास हमेशा वो वे करने के लिए ऑप्शंस भी कम होंगे, ठीक है। अब डज द रोड नॉट टेकन समबडी फोकस ऑन मेकिंग वाइज डिसीजंस इन लाइफ। तो बेसिकली क्या फोकस कर रहा है, दो चीज़ों पे। यहाँ पे रोड नॉट टेकन जो है वो फोकस कर रहा है टेकिंग वाइज डिसीजंस इन लाइफ एंड ऑल्सो स्टिकिंग
and also sticking to the decisions that you make in life. And not keep regretting. ठीक है, इसका मतलब ये भी है, दोनों चीज़ें हैं कि पहली बात वो ये फोकस करता है कि भाई यू हैव टू मेक वाइज डिसीजंस इन लाइफ, एंड ऑल्सो जो डिसीजंस जो आपने ले लिए हैं तो फिर यू स्टैंड बाय दोज डिसीजंस, यू अबाइड टू दैट डिसीजन एंड यू ओन अप दैट डिसीजन इंस्टेड ऑफ जस्ट जस्ट हैविंग अ डीप सेंस ऑफ रिमोर्स और रिग्रेट इन लाइफ. ठीक है, मतलब क्योंकि फिर वो चीज़ें, कोई चीज़ बदलाव नहीं कर सकती या थिंग्स विल नॉट गेट चेंज्ड. जैसे उनने कहा ना कि एडवर्ड थॉमस जो है वो लिमेंट करते थे. ठीक है, उनकी आदत थी कि वो कहीं पे कोई डिसीजन ले लेते थे और उसके बाद वो लिमेंट करते थे कि या मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, या वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी कहते थे कि अपन को वो रोड नहीं, अपन को ये रोड लेनी चाहिए थी. राइट, तो आपने जब कोई रोड ले ली, आपने कोई काम कर लिया, तो उस पर फिर अफसोस करके, लिमेंट करके आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं मिलेगा. आपको डिसीजन तब लेना है जब आप डाइवर्जन पर हैं, पर एक बार अगर ले लो, कोई रोड पकड़ ली और राह पकड़ के चल वाला हिसाब है, आप चल लिए आगे, तो फिर पलट के देखने का या रिग्रेट करने का या लेमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. लेमेंट करना मतलब क्या होता है? लेमेंटिंग जो है वो भी वर्ड है, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. लेमेंट करने का मतलब होता है अफसोस करना. ठीक है, रिग्रेट करने का ही एक दूसरा वर्ड जो है सिनोनिमस जो है, आप उसको कह सकते हैं लेमेंट करना. नाउ नेक्स्ट चीज़ जो है आप इसमें समझ लो, this poem signifies a situation where the poet was walking down a road that had a diversion. ठीक है, मतलब क्या भाई, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नरेशन में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना. द पोएम इज इन द फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है ये पोएम. ठीक है, मतलब पोएट जो है वो सब्जेक्टिविटी के साथ बात कर रहा है, मतलब उसकी सब्जेक्टिविटी में है, सब्जेक्टिविटी थीम है इस पोएम की. सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या उसका अपना पर्सनल बिलीव, और ये आप कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी है इस पोएम में. ठीक है, मतलब क्योंकि मैंने आपको जो इसका एग्जाम्पल दिया, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मतलब क्या? ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? अपने बारे में, है ना, अपने बारे में जो चीज़ आप बोल रहे हैं या अपनी लाइफ से कोई चीज़ प्रेरित है या उसमें आपके जीवन के कोई क्षण या आपके जीवन के कोई किस्से हैं तो उसके ऊपर है. इसमें एक और चीज़ है, इसमें आपकी मेमोरी, और आप किसके ऊपर बात कर रहे हैं? आप अपने जिसको आप कहते हैं आपकी जो यादें हैं आप उनके बारे में बात कर रहे हैं. सो यू आर टॉकिंग अबाउट योर ओन मेमोरीज. ठीक है, तो इसमें आपका मेमोरी का एलिमेंट भी आता है. ये चीज़ क्लियर है आपको? इसमें आपको पता है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है, सब्जेक्टिविटी है, मेमोरीज के बारे में बात की गई है, पर्सपेक्टिव के ऊपर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, और इसके बहुत सारे अलग अलग डाइवर्जन या बहुत सारे अलग अलग एंगल्स हैं जिसके ऊपर बात की जा रही है. नाउ दिस पोएम सिग्निफाई अ सिचुएशन वेयर द पोएट वाज वॉकिंग डाउन द रोड दैट हैड अ डाइवर्जन. अब इसमें एक और चीज़ है कि जो हिस्टोरिकल उसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आपको उसका बैकग्राउंड पता है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि इसमें कहीं पे भी किसी दोस्त का या किसी सारथी या साथ वाले का जिक्र नहीं किया गया है. ठीक है, इसमें इस तरह से डिपिक्ट किया गया है कि इंसान जो है, पोएट जो है, वो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है. ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट अ फ्रेंड, और इट इज़ नॉट शोन दैट ही वॉज अकम्पनीड बाय समवन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ही हैड टू चूज बिटवीन टू पाथ्स. सिंस ही वॉज अ सिंगल पर्सन ही कुड चूज ओनली वन ऑफ द टू पाथ्स. जाहिर सी बात है, अकेला आदमी है, दोनों रास्ते पे चलना तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, उसको कोई ना कोई एक
रास्ता देखना था, ठीक है। द वुड वॉज येलो। अब यहाँ पे जो इनिशियल जो लाइन्स हैं जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया है वुड जो है वो कौन से कलर की है, येलो। और वो येलो वुड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो कर रही है द वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ पीपल हु हैव बिन रिसाइडिंग फॉर मेनी ईयर्स। मतलब क्या, येलो वुड सिग्निफाई कर रही है, जो बात लिखी गई है, सिग्निफाइंग द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु हैव बिन रिसाइडिंग फॉर मेनी ईयर्स। मतलब बहुत सारे लोग जो बहुत सालों से रह रहे हैं उनकी तरफ जो है वो इशारा कर रही है और बता रही है कि वुड जो है वो कौन से कलर की है, येलो है, और लोगों के ऊपर उसका चिन्हित किया जा रहा है उसको। नाउ ये सारी चीज़ें मैं मिटा दे रही हूँ, उसको ध्यान रखना। मेमोरीज है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैं इसमें ये मिटा दे रही हूँ, आप इसको नोट डाउन, आई होप आप कर चुके हैं। द पोएट केप्ट स्टैंडिंग एट द फॉक एंड लुक्ड एट द पाथ वेरी केयरफुली। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पोएट है वो कहाँ पे खड़ा है, फॉक पे। फॉक का मतलब क्या है भाई साहब, यहाँ पे फॉक का मतलब हमें वो नहीं समझना है वो कांटे छुरी वाला फॉक, लेकिन हाँ मतलब तकरीबन उसी समझ सकते हो। जैसे फॉक जो होता है अपना, इसको कैसे कहोगे, यहाँ से ये रास्ता गया, यहाँ से ये रास्ता गया, ये गया, ठीक है। तो काफ़ी कुछ वो फॉक का ही शेप हो गया ना, इसी वजह से इसको फॉक कह सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पे वो पोएट जो है वो खड़ा हुआ है, ठीक है, या कोई व्यक्ति जो है वो खड़ा हुआ है। ही लुक्ड एज फार एज ही कुड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ऑन वन पाथ। अब यहाँ पे खड़े होकर वो दोनों जो रास्ते हैं जहाँ पे उसको जाना है, दोनों को बड़ी केयरफुली एग्जामिन करता है। मतलब ही स्टैंड्स देयर एट द फॉक और एट द पॉइंट, राइट, at the point, and then what he is doing, he is assessing both the ways, he is assessing both the path, जहाँ तक उसकी नज़र जा पा रही है। means what will we say about this, he says he looks very carefully, he looked as far as he could, मतलब जहाँ तक उसकी साइट जो है वो रीच कर रही है वहाँ तक वो उसको देखता है और वो आकलन करने की कोशिश करता है, right, this is what he is trying to do. now he wants to understand how it was. अब वो कोशिश करता है, जाहिर सी बात है जब हम भी होते हैं, नॉर्मली हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, है ना, और अपन गाड़ी चला रहे होते हैं, आपने देखा होगा, अभी आप लोग खैर शायद गाड़ी नहीं चलाते होंगे, आई एम होपिंग सो, तो आप लोग देखते होंगे कि भाई दो रोड्स आ गए, अब हमें रास्ता पता नहीं है, गूगल भी काम नहीं कर रहा, ठीक है, मैप जो है अपना काम करना बंद कर दिया, कभी कभी गूगल मैप जो है वो धोखा दे देता है अपने को लाइफ में, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ पे अपन खड़े हुए हैं, अब अपन सोच रहे हैं यार ये गूगल मैप भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं है, कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है आसपास, पूछ लें जिससे रास्ता, तो क्या करें, इस साइड चलें कि इस साइड चलें, कुछ लिखा भी नहीं है, कोई माइलस्टोन भी नहीं दिख रहा है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप थोड़ा सा अपना ही आप कुछ कैलकुलेशन अपना कुछ आप लगाते हैं कि यार इस साइड जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उल्टी साइड पहुंच जाएं, इस तरफ देखते हैं। तो ये जो है ना, व्हाट यू ट्राई टू डू, यू ट्राई टू लुक एट far as you could and as far as your sight can reach, right, and that is how you try to figure out which way is correct for you to go, right. अब आप इसमें क्या कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि कोई हेल्प या कोई एड भी आपको मिल जाए, so you're trying to search out for the better option. This is the basic crux of the line, ठीक है, that you're basically searching for a better option to come up. Now, was it suitable for him to walk on it or not? If he was able to see the path till from where it got curved, however, afterward it was covered with trees and thus was hidden. अब वो कहाँ तक देख पाता है, वो वहाँ तक देख पाता है जहाँ पर वो कर्व हो रहा है, ठीक है। जैसे इस रास्ते में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से अगर वो देखता है तो यहाँ पे वो रास्ता कर्व हो रहा है, तो यहाँ तक तो उसकी नज़र गई, लेकिन आगे जो है वो पेड़ दिख रहे हैं, अब उसको पता नहीं, और क्योंकि रास्ता यहाँ से कर्व भी हो गया तो उसकी जो साइट है वो नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आगे का क्या करना है। आगे का द पाथ इज कवर्ड by trees and so he cannot see anything, right, so the path is hidden and so he cannot see forth, मतलब he cannot see forth का मतलब है कि उसके आगे वो नहीं देख सकता। now however afterward it was covered with tree and thus was hidden. He wanted to understand the advantages and disadvantages of the path. As I said that you want to assess, right, you want to assess the path and you want to assess, the point is आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, the poet or the traveler, आप इसमें यहाँ पे traveler भी लिख सकते हैं, ठीक है, the poet or the traveler wants to assess the path and weigh the pros and cons of each
ठीक है, इसको आप इस तरह से भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं अपना आंसर, दैट द पोएट और द ट्रैवलर वांट्स टू असेस द पाथ। असेस मतलब क्या, एग्जामिन करना पाथ को, असेस द पाथ एंड वे मतलब दोनों को बराबरी से आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ का आकलन करना है, राइट। वे द प्रोज एंड द कॉन्स ऑफ ईच मतलब दोनों के ही क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स का आकलन करना कि क्या अच्छे पॉइंट्स हैं क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या पॉजिटिव हो सकता है क्या नेगेटिव हो सकता है, या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, दोनों ही चीज़ों की अच्छे से समझना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन। नाउ द सेम हैपन्स इन लाइफ टू, और यही सेम चीज़ जो है वो हमारी लाइफ के साथ भी होता है। जैसे मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया या मैंने आपको एक बात बताई कि हाँ ठीक है, जैसे 9th क्लास में हो भी, है ना, तो अभी लगता होगा ना कि सब लोग एक ही तरह की भारी भरकम बातें करते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, इन लोगों को क्या पता है कि 9th क्लास में होना क्या है। तो बेसिकली हम ये भूल जाते हैं उस टाइम पर, मतलब हम भी भूल जाते थे जब तुम्हारी उम्र के थे, कि जो ये लोग ज्ञान दे रहे हैं ना बेसिकली वो 9th क्लास से होके निकल चुके हैं, मतलब सब ने वो सब कुछ कर चुके हैं, इस वजह से आज वो वहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हो रही है, वी हैव टू मेक डिसीजंस थिंकिंग अबाउट इट्स गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेज इन द फ्यूचर। तो आज की डेट में हमें इसकी गंभीरता नहीं समझ में आती। समटाइम्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, राइट, वी डू नॉट रियली नो द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि जो भी डिसीजन हम लाइफ में लेते हैं, जो भी चीज़ें हम चुनते हैं, यू नो, वी pick up our choices, we make our life. When we say these words, we choose our life or we make our life, it looks like an exaggeration. ऐसा लगता है कि यार ये क्या घिसी पिटी लाइनें हैं, मतलब ये कहाँ, हमें कौन सा मौका दे रहा है, हमें कौन पूछ रहा है हमसे कि हमें 9th पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, हमें तो पढ़नी पड़ रही है। हम कहें कि भाई हमको तो एग्जाम नहीं देना, हमें तो देना पड़ रहा है, हमसे कोई पूछ रहा है क्या। तो ये वाला फंडा जो है ना, देखो ये तो बहुत ही इर्रेशनल सा काउंटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कौन सा सब्जेक्ट आगे जाके चुनेंगे, आप मैथ साइंस चुनेंगे, आप कॉमर्स चुनेंगे, आप आर्ट्स चुनेंगे, ये चीज़ आपकी लाइफ को डिफाइन करेगी या नहीं करेगी। आप कौन से स्पोर्ट्स अगर आपको पसंद है तो आप बास्केटबॉल खेलते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, या आप टेबल टेनिस खेलते हैं, या आप डांस करते हैं, स्केटिंग करते हैं, ड्रामेटिक्स में पार्ट लेते हैं, एनसीसी लेते हैं, ये चीज़ें आपकी लाइफ को डिफाइन करेंगी या नहीं, बिल्कुल करेंगी। आप पेंटर हैं या आप स्कल्प्टर हैं, आप ड्रामेटिस्ट हैं या आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आप एकेडमिशियन हैं, आप डिबेटर हैं या आप ट्रैवलर हैं, ये चीज़ें आपकी लाइफ को डिफाइन करेंगी या नहीं, बिल्कुल करेंगी। सो ये जो डिसीजन है जो आपको चूज करना है, दैट वे टू फोकस योर एनर्जी ऑन, राइट, दैट विल हैव अ कॉन्सिक्वेंस। उस डिसीजन का अपना एक कॉन्सिक्वेंस होगा जो लॉन्ग टर्म में जाके समझ में आएगा, जब एवरी ब्लॉक विल फॉल इन प्लेस। ठीक है, अभी तो ट्रैवलिंग चालू हुई है बच्चे, अभी तो जिंदगी की शुरुआत हुई है, अभी लाइफ के डिसीजंस क्या हैं, कहाँ लेके जाएंगे, हम इतना नहीं सोचते, इतना लोड अपन नहीं पालते, है ना, और पालने की जरूरत भी नहीं है इस उम्र में। लेकिन ये हमें मानना है दैट एवरी decision that we take will have a consequence to it, will have a result attached to it, right, and we must be very careful and cautious while making our decisions or while taking the road or while choosing the road. But once we take that, we should give 100% to it, and we should try to, you know, figure out things that we find on our way. तो ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ का एग्जाम्पल लिया गया है। The poet looked at one path for a long time to decide whether it's good or bad for him. टाइम लेता है वो, जब वहाँ पे वो फोक पे खड़ा रहता है ना, तो वो टाइम लेता है समझने के लिए कि वो सही डिसीजन है या नहीं है। देन ही टेक्स द ऑल्टरनेटिव पाथ एज ही फील्स दैट बोथ पाथ्स आर इक्वली गुड। फिर वो क्या करता है, जो वो पहले सोच रहा होता है वो पहले सोचता है, फिर वो कहता है कि नहीं यार ये दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक ही जैसे दिख रहे थे, दे वर इक्वली गुड, या हम यहाँ कह सकते हैं दैट बोथ लुक्ड ऑलमोस्ट द सेम, राइट। ही फील्स दैट द पाथ ही चोज वाज बेटर फॉर हिम। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन से एक ऐसी आवाज़ आती है कि यार ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि कुछ नहीं होता ना, तो आपका मन की जो आवाज़ होती है उस पर आप मान के आगे चल देते हैं। तो ये होता है कि वो path choose करता है that he thinks was better for him. The path was grassy, we depicted that was walked over by fewer people, and also it was wanted where. ये चीज़ वहाँ पे लिखी गई है। इसको क्या लिखा गया है, इसका आशय क्या है, क्या संदर्भ है, वो हम डिस्कस कर लेंगे when we are dealing with the context, right? जब हम reference to context में जब हम बात करेंगे तो वो, लेकिन आपको ये बात समझ में आ रही है कि भाई ग्रास है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत लोग स्टेप करा हुआ है, लोगों ने यहाँ पे इसमें ट्रैम्पलिंग की हुई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज़ अ वेयर एंड टेयर। ठीक है, लोगों ने यहाँ पे चले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कितनी एकदम
पिच आप जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल कच हरी घास है। तो ये कच हरी घास देख के क्या समझ में आ रहा है कि लोगों ने यहाँ पे, कम लोगों ने यहाँ पे ट्रैवल किया है, या कम लोगों के पैर जो है उस घास पे या उस हिस्से पे पड़े हैं, ठीक है, वो ट्रैम्पल्ड नहीं है। तो आपको ये समझ में आ रहा है। तो अब क्या होता है, द पाथ वाज ग्रासी वे डिपिक्टेड दैट वाज वॉक्ड ओवर बाय फ्यूअर पीपल एंड ऑल्सो इट वाज वांटेड वेयर। अभी दोनों ही चीज़ें हैं कि वो कहता है कि भाई ग्रास है, तो आपको ग्रास में पैच देख के समझ में आ जा रहा है कि उसमें एक वांटेड वेयर है, मतलब और भी लोग वहाँ पे गए हैं, थोड़ी सी सेफ है वो जगह, ठीक है, मतलब और भी लोग गए हैं। या जैसे हम जंगल में जाते हैं, कभी ट्रैकिंग वगैरह के लिए गए हो तो देखना कि जब आप जंगल में जाते हो तो जो रास्ता होता है उस पर कई बार जो पगडंडी जैसी बनी होती है, वो देख के समझ में आ जाता है बीच जंगल में कि पगडंडी जैसी है, मतलब चलने का रास्ता बनाया हुआ है। अब ऑब्वियसली वहाँ पे कोई आपकी नगर निगम की गाड़ियों ने आके तो रास्ता बनाया नहीं है ना, कोई रोड तो बिल्ड की नहीं गई है। वहाँ पे लोगों का चलते 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 क्या हुआ है कि वहाँ पे लोग क्योंकि आते जाते हैं, वो चलने का या निकलने का रास्ता है, तो वो जगह जो है थोड़ी कंपेरेटिवली साफ हो गई है, ठीक है, थोड़ी सी वेस्टेड वेयर है वहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे लिखा है वांटेड वेयर है वहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो वेयर एंड टेयर है, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इस रास्ते पे लोग आए गए हैं, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है। थोड़ा सा आप इसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन करते हैं। नाउ इट डिपिक्टेड दैट द पाथ वाज अनयूज्ड, जबकि दूसरा जो है, जब आपकी बात की जाती है, दूसरा जहाँ पे आपको घास दिख रही है और जो कि ट्रैम्पल्ड नहीं है घास, बिल्कुल कच हरी घास है, वहाँ देख के, या ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगता है कि पेड़ वेड़ जो है, छोटे छोटे पौधे जो हैं वो उग गए हैं, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाता है कि वो जो रास्ता है जिसपे इस तरह की चीज़ें, मतलब वो उतना यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है, मतलब बहुत लोगों ने उस पर पैर नहीं रखा है, या बहुत लोग उस पर ट्रेड नहीं किए हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाता है। However, as he walks on the path for some distance, he realizes that both the paths were similarly worn out. लेकिन क्या होता है कि अगर हम ये आकलन कर रहे हैं कि भाई कुछ जो रास्ता है वो हमें लगता है कि प्रोबेबल उसमें वांटेड वेयर एंड टेयर था, और कुछ जो था वो कि क्योंकि वहाँ पे जो घास वगैरह थी वो ग्रीनर थी एंड इट वाज नॉट ट्रैम्पल्ड अपॉन, तो हमने ये सोचा कि भाई ये रास्ता जो है कम लोग गए हैं, इस रास्ते पे ज़्यादा लोग गए हैं, तो खैर वो रास्ता चुन लेता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है, जैसे वो जो रास्ता चुन के वो आगे बढ़ता है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि तकरीबन हम ये मान सकते हैं कि दोनों ही रास्ते जो हैं वो इक्वली वॉर्न आउट है, मतलब इक्वल ही नंबर के लोग जो हैं वहाँ से गुजरे हैं। और ऐसा नहीं है कि दूसरा रास्ता जो है वो बिल्कुल वर्जिन है, वर्जिन इन द सेंस कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहाँ से कोई आदमी अभी तक गुजरा नहीं है या निकले नहीं है, ठीक है, मतलब वो लगता है कि दोनों ही पाथ जो है वो इक्वली वॉर्न आउट है, ठीक है। तो यही चीज़ हमारी लाइफ में होती है। एवरी डिसीजन हैज़ इट्स ओन गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब जो भी हम लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे विच इज़ ईदर गुड और बैड। वी माइट थिंक वी आर इन अ बेटर पोजीशन देन द अदर्स बट इज़ नॉट द रियलिटी। हम कई बार ये ज़रूर सोच सकते हैं कि हम दूसरों से बहुत बेटर कंडीशन में हैं, पर वो नेसेसरली हमारा सिर्फ पर्सपेक्टिव हो सकता है, दैट इज़ नॉट नेसेसरली अ रियलिटी। एंड ऑल्सो द वाइस वर्सा, हम ये भी सोच सकते हैं दैट वी आर इन अ वर्स पोजीशन देन दी अदर पर्सन, बट अगेन वी आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट ही इज़ गोइंग थ्रू। तो हमें ये भी पता नहीं है कि हम अगर अपने आप को किसी कंपेरेटिव उसमें रख रहे हैं, स्पॉट में रख रहे हैं, तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि हम अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति जो है हमसे बेहतर है या हमसे कमतर है। नो, ही इज़ बेटर ऑफ देन अस और ही इज़ लेसर देन अस। वी रियली कैन नॉट कंपेयर बिकॉज वी डू नॉट नो द पाथ दैट ही हैज़ टेकन एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ द हार्डशिप दैट ही इज़ फेसिंग ऑन दैट पाथ, राइट। एज वी से द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि घास जो होती है वो दूसरे तरफ की हमेशा हरी दिखती है, अपने साइड की जो घास है ना वो आपको हरी नहीं दिखती, दूसरे का जो है वो आपको सब हरा हरा नजर आता है। तो ये वाली जो बात है ये बिल्कुल सही है। Now the poet says that the two paths looked similar that morning but were having leaves in them। अब वो क्या कह रहा है कि भाई दोनों ही रास्ते जो हैं वो उस मॉर्निंग, उस सुबह जब वो गए वहाँ पे तो उनको सेम लग रहे थे, ठीक है, दोनों पे ही पत्तियाँ गिरी हुई थी, ठीक है, दोनों पे ही पत्तियां गिरी हुई थी। नो वन स्टेप्ड ऑन दैट। अब रात में ऑब्वियसली आप कहीं जाएंगे सुबह सुबह तो वहाँ पे जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो गिरती हैं, ठीक है। अब वहाँ पे कोई सुबह सुबह गया नहीं था, कोई भी उन लीव्स को किसी ने ट्रैम्पल नहीं किया था, ठीक है, किसी ने भी उन पे स्टॉप नहीं किया था, और वो हरी पत्तियाँ थी इसलिए वो हरी थी, ठीक है, कोई वेयर एंड टेयर नहीं था, कोई भी उन पे स्टेप नहीं किया था, कहीं पे भी वो ट्रैम्पल नहीं हुई थी, कुचली नहीं हुई थी, ठीक है। नाउ ही डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड ऑन वन पाथ एंड कीप द अदर फॉर अनदर डे। और फिर वो डिसाइड करता है कि काम करता हूँ, आज इस रास्ते जाता हूँ, अगली बार आऊँगा तो फिर मैं उस रास्ते पे जाऊँगा, ठीक है। सो ही डिसाइड्स टू मूव ऑन वन पाथ एंड दूसरा रास्ता जो है वही सोच के रखता है कि वो अपन अगले दिन जो है नेक्स्ट बार जब मैं आऊँगा ना तो अपन इस रास्ते पर चलेंगे। होता है ना कि हम रेस्टोरेंट जाते हैं, कोई सा खाना हम खाते हैं, आज हमने
हमने 2-3 चीज़ें जो हैं, 2 हमने बहुत अच्छी वैरायटी देखी। एक मोमोज़ की बहुत अच्छी वैरायटी थी, एक पिज़्ज़ा की बहुत बढ़िया वैरायटी थी, और हमें जो वेटर है वो अपना रिकमेंडेशन देता है कि सर ये जो नए टाइप के मोमोज़ आए हैं हमारे, जिसको आप कह सकते हैं ये मोमोज़ जो हैं आपके हॉट गार्लिक सॉस में टोस्ट है, और दूसरा जो है ये नई तरह का हमारा पिज़्ज़ा है जिसमें 3 चीज़ेज़ हमने यूज़ किए हैं। तो आप डिसाइड नहीं कर पाते, और वो कहता है कि दोनों ही हमारे जो है मस्ट हैव्स हैं, दोनों ही हमारे हाईली रिकमेंडेड है, आपको दोनों ही ट्राई करना चाहिए। आप भूख तो इतनी है नहीं, एक ही चीज़ खा सकते हैं, खूब सारा खाना खा के आए हैं, मम्मा से डांट भी पड़ जाएगी, पैसे भी उतने नहीं है लाइफ में, है ना, पैसे भी थोड़े से लिमिटेड ही हैं, मतलब दोनों चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती उसमें। तो ये होता है कि भाई हम डिसाइड करते हैं कि फिर हम थोड़ा सा सोचते हैं, समझते हैं, फिर हम कहते हैं कि अच्छा एक काम करते हैं, आज जो है वो 3 चीज़ पिज़्ज़ा खा के देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आएंगे ना अपन, अगली बार जब आएंगे तो पक्का वो जो अपन हॉट गार्लिक टोस्ट मोमोज़ हैं वो ट्राई करने वाले हैं लाइफ में, ठीक है। तो यही चीज़ है ना, कि आज आपने एक रास्ता चुन लिया, अगला जो है आपने कह रहा है कि मैं अगली बार आऊँगा ना तो मैं अनदर वे पे पक्का मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ वहाँ जाके, ठीक है। और वो क्या करता है, ही डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड ऑन वन पाथ एंड कीप्स द अदर फॉर अनदर डे, ऑल्दो ही न्यू दैट ही वुड नॉट बी एबल टू रिटर्न एज वन पाथ वुड लीड टू अनदर। हालांकि वो ये बात जानता है कि भाई वहाँ पे वापस आना शायद उसके लिए पॉसिबल ना हो, है ना, कि कई बार आप घूमने गए हैं और घूमते घूमते आपको वो रेस्टोरेंट मिल गया था तो आप उसमें चले गए थे, आपको मालूम है ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, आपको मालूम है कि शायद आपको दोबारा वहाँ पे आना ना भी हो, है ना, मतलब उतना लाइकली नहीं है कि आप आएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने आप से फॉल्स वादा, जो फॉल्स क्लेम है आप कर लेते हैं कि अगली बार आएंगे ना तो अपन पक्का ये ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, दिस हैपन्स इन लाइफ टू, कि आपको मालूम है कि भाई एक रास्ता जो है दूसरी जगह ले जाएगा आपको, और फिर शायद वहाँ पे उसी दौराहे पे, उसी फोक पे, या उसी जिसको आप कहते हैं इंटरजेक्शन पे आना लाइफ में दोबारा पॉसिबल ना हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को ये बात बोलते हैं। We make a decision and move forward in that direction. We think that we would get a chance to start over again if we fail, but that does not happen. हमें लगता है कि हम दोबारा अपने आप को मौका दें, हम दोबारा आगे बढ़ें और दोबारा हम अपने आप को वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से हम कर सकते हैं, लेकिन लाइफ हमें कई बार वो मौका नहीं देती, ज़िंदगी हमें कई बार वो मौका या वो टाइम नहीं देती कि हम दोबारा वहीं पे जाएं, उसी इंटरजेक्शन पे खड़े हों, उसी क्रॉस रोड पे खड़े हों, उसी दौराहे पे खड़े हों, और फिर हम वो डिसीजन ले पाएँ। कई बार जो समय है वो बीत जाता है और बीता हुआ समय वापस नहीं आता, है ना, जैसे हम क्या कहते हैं, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते वाला हिसाब हो जाता है। The poet says that sometimes in the future he will take a deep breath. अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी वो एक गहरी सांस लेगा, डीप ब्रेथ लेगा, या ब्रेथ या डीप साय लेगा, ठीक है। डीप साय लेगा, और उसके बाद टेल दैट वंस इन अ लाइफ टाइम ही हैड टू टेक अ टफ डिसीजन, और वो बताएगा कि ज़िंदगी में एक वो वक्त था जब मुझे एक मुश्किल डिसीजन लेना था ज़िंदगी में, ठीक है। ही वॉज स्टैंडिंग एट द डाइवर्जन ऑफ टू रोड, एक ऐसा टाइम था जब वो ज़िंदगी के दौराहे पे खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग एट द डाइवर्जन ऑफ टू रोड लाइक द जेंटलमैन ओवर हियर, एंड ही हैज़ दीज टू रोड्स टू टेक, एंड ही इज स्टैंडिंग हियर ट्राइंग टू assess both the roads, and it was a tough decision and a tough call to make, and he was standing there, and but he looked at them, but looked to him equally well, and both the roads looked equally well, like none of them had any difference, like दोनों ही दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी, दोनों ही promising लग रही थी, right? Thus he decided to move forward on the road which fewer people took. लेकिन उसने फिर भी एक पे थोड़ा सा ज़्यादा कदमों के निशान थे, ठीक है, एक पे थोड़ा सा लोगों के कदमों के निशान थे, एक पे कम थे उस पर भी, लेकिन कम थे। और इसने क्या डिसाइड किया, इसने डिसाइड किया, इस आदमी ने, ही डिसाइड टू टेक द रोड विच वॉज लेस ट्रैवल्ड, ठीक है, उसने वो रोड चुनी जो कि बहुत कम ट्रैवल थी, विच वॉज लेस ट्रैवल्ड देन द अदर, एंड दैट इज़ वॉट, वो डिसीजन उसके फ्यूचर को शेप करता है, एंड दैट वाज द डिसाइडिंग मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, एंड दैट वाज अ मोमेंट दैट मेड हिम द पर्सन दैट ही इज टुडे, एंड दैट इज व्हाट gave him his future, that is what made him the person he is today, right? The decision to take that road less taken, the decision to tread on the road less taken made him
द मैन ही इज टुडे, राइट। यहाँ पे मैन की जगह पर्सन भी कर सकते हैं। आई एम नॉट इन फॉर एनी पर्टिकुलर प्रेफरेंस फॉर एनी जेंडर, यू कैन ऑल्सो राइट द पर्सन ओवर हियर, राइट। द डिसीजन टू ट्रेड ऑन द रोड लेस टेकन मेड हिम द मैन ही इज टुडे। ट्रेड का मतलब क्या होता है? चलना, बढ़ना आगे, ठीक है, मतलब वो कदम आगे बढ़ाना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई है। आपको कैसे लिखना है आपको ये समझ में आ गया है। ये ओवरऑल पूरी समरी है जो हमने इसकी बात कर ली है, पूरी हमने डिसाइड कर ली है। अब आ जाते हैं हम सिमिलरली इन द फ्यूचर व्हेन वी ग्रो अप एंड व्हेन वी हैव टू से दैट वंस अपॉन अ टाइम व्हेन यू वर इन योर यूथ you have to take the tough decisions. The choice made you and made you what you are today. Thus this road not taken somebody gives a very strong message to people. ये सब चीज़ तो आपके obviously समझ में आ गई है that it is quite made or quite written in parallel to the life that we experience. और कहीं ना कहीं रोड लेस टेकन या रोड नॉट टेकन जो है वो क्या बता रही है आपको ये बता रही है कि उसने कौन सी चीज़ें ली हैं या कौन सी चीज़ें उसने की हैं और वो उसकी लाइफ में आगे जाके क्या फ़र्क देती हैं. इट इज़ नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर जर्नी, इट इज़ इन रेफरेंस टू लाइफ. It tells us to be careful in making decisions in life. It should be very wise and careful while making choices, and our choices shape our future. Also, once we make a decision, it is very difficult to change and start again. One bad decision could make us regret it throughout the life. All this depend on the choices we make today. So, इसका theme क्या है basically? कि आपको सबसे बड़ी बात ये मालूम है कि we are not just referring to one journey that the poet has taken, but poet has a deeper meaning, or poet has more explicit expression for that, and that journey symbolizes life. ठीक है, वो जर्नी जो है सिम्बलाइज करती है लाइफ को, एंड इट इज़ टॉकिंग अबाउट वाइडर थिंग्स इन लाइफ. कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं, द चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग विल शेप योर फ्यूचर एंड विल मेक यू इवेंचुअली द पर्सन दैट यू आर, या वो इंसान जो आप इवेंचुअली बनते हैं ज़िंदगी में, आपको वो बताया जा रहा है. तो वो बात कर रहे हैं कि आपको अपने डिसीजंस या अपने चॉइसेस जो हैं वो सेंसिबली लेने चाहिए, या आपको पूरा हर तरह से हर पहलू पे नज़र रखते हुए अपने लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए. और क्योंकि आपकी लाइफ की चॉइसेस आपकी लाइफ की क्वालिटी को डिटर्मिन करेंगी. ठीक है, ये इसका क्रक्स है, दैट द चॉइसेस you make will determine your quality of life. ठीक है, आपके चॉइसेस आपकी ज़िंदगी में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटर्मिन करेंगी. ये इसका क्रक्स है. इट इज़ द क्रक्स ऑफ द पोएम. क्रक्स क्या होता है बच्चों? क्रक्स होता है बेसिकली मेन पॉइंट, या जिसको आप कहते हैं बुनियादी कोई जो बात है वो ये है. ठीक है, क्रक्स जो है मतलब बेसिक पॉइंट या मेन पॉइंट जो है आइडिया का. ठीक है, क्लियर हो गया है? अब हम सबसे बड़ी बात कर लेते हैं किसके बारे में, इनके बारे में. ये कौन है? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, बहुत फेमस पोएट हैं. ऑब्वियसली इनकी पोएम, इनकी लिखावट, इनकी चीज़ों से आपको समझ में आ गया होगा, स्पेशली 9th में, और अभी आप इसके बाद आ जाएंगे 10th में. तो 10th में आपको इनकी पोएम पढ़ने को मिलेंगी. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा दैट ही इज़ अ वेरी 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 फेमस पोएट. और बहुत नॉर्मली आज आप सोच लीजिए कि इनके देहांत के कितने साल बाद, मतलब 1915 में जो पोएम लिखी थी वो आज आप 2022 में पढ़ रहे हैं, है ना. तो आप सोच रहे हैं कि कितना कितना इंपॉर्टेंट वर्क है आजकल. वरना यह हालत है कि गाने जो है ना वो साल भर चलते हैं, जब आते हैं तो 4 दिन लोग सुनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं. तो अगर कोई चीज़ 100 साल के अरसे से ज़्यादा सस्टेन कर रही है तो उसमें कोई तो बात होगी, है ना. और वो कोई ना कोई बात तो उसके लिखने वाले में भी होगी. तो वो बात हो रही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की.
और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ पे बॉर्न हुए थे? सैन फ्रांसिस्को में। उन्होंने अपनी एडल्ट लाइफ कहाँ बिताई? न्यू इंग्लैंड में। ठीक है, मतलब बेसिकली अमेरिकन थे, न्यू इंग्लैंड में वो रहे। काफ़ी ज़्यादा उनकी जो चर्चा थी या काफ़ी उनकी राइटिंग जो थी फेमस हुई कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक है, और जैसा मैंने कहा कि उनकी राइटिंग इंग्लैंड में पहले पब्लिश हुई रादर देन अमेरिका। ठीक है, उनके अटेम्प्ट जो थी राइटिंग पोइट्री, वर्किंग ऑन द फार्म एंड टीचिंग इन द स्कूल, वो फार्म पे भी काम करते थे और स्कूल टीचर भी रहे। ठीक है, और उस टाइम से ही उनकी राइटिंग जो है काफ़ी प्रचलित होने लग गई थी, लोगों को काफ़ी कुछ पता चल गया था कि ये जो है व्यक्ति जो है ये अच्छा लिख लेता है। ठीक है, अब 1913 में उनकी पहली बुक पब्लिश हुई जिसको आप कह सकते हैं ही बिकेम वन ऑफ द कंट्रीज बेस्ट लव्ड पोएट्स। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि 1912 से लेकर 1915 तक वो कहाँ रहे? इंग्लैंड में रहे, जहाँ उनकी मुलाकात एडवर्ड थॉमस से हुई, जिस पे उन्होंने ये किताब जो है, ये पोएम जो है स्पेशली उन्होंने डेडिकेट की अपने फ्रेंड को और अपने इनकाउंटर को और उनकी दैट मॉर्निंग वॉक को। ठीक है, उसको उन्होंने इनकाउंटर की और उस पर बात हो रही है। और ये पोएम सबसे पहले एक जर्नल में पब्लिश हुई थी, बाद में फिर इसके बहुत सारे रीप्रिंट हुए, लेकिन 1915 में सबसे पहले ये एक जर्नल में पब्लिश हुई थी। इनको एम्प्लॉय ट्रेडिशनल पैटर्न टू राइट अ पोएम, मतलब इनके राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बड़ा सिंपल सा डिक्शन रहता है, मतलब कोई अफलातून टाइप की बात नहीं होती, बड़ी सीधी सीधे से शब्द होते हैं, बड़ी सीधी सीधी सी राइटिंग होती है, बहुत घुमा फिरा के नहीं लिखते, सीधी सीधी सी बात करते हैं। कंट्री साइड का बैकग्राउंड रहेगा, रूरल बैकग्राउंड रहेगा, बहुत ही सिंबलिज्म जो होगा वो यूज़ किया जाएगा, इमेजरी जो यूज़ की जाएगी वो बहुत बेसिक होगी, बहुत रस्टिक होगी, मतलब कोई भी मशीनरी या मैकेनिकल चीज़ों का इस्तेमाल रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री में आपको नहीं मिलेगा, डिस्पाइट द फैक्ट वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे लिखते थे। ठीक है, और उनकी पोइट्री में जैसे आप कह रहे हैं कि वो ओल्ड फैशन वेज टू बी न्यू, उन्होंने क्या कहा? द ओल्ड फैशन वे टू बी न्यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर एनालाइजिंग द पोएटिक स्केच। ठीक है, अभी जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर कमिंग टू नो अबाउट द पोएट एंड वी आर ड्राइंग द पोएटिक स्केच, हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, वेल नोन पोएम्स जो हैं वो कौन सी हैं उनकी? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोई इवनिंग, ठीक है, मेंडिंग वॉल्स एंड द रोड नॉट टेकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं और बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड हैं। इनके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई है, बहुत रीप्रिंट्स आए हैं, जगह जगह पे इनको यूज़ किया जाता है, बहुत सारे लोगों ने अपने रिसर्च पे इनमें काम किया है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगेन जैसे मैंने कहा, उनके खुद के शब्दों में रोड नॉट टेकन जो है बहुत ट्रिकी पोएम है, ये उनके खुद के शब्द हैं, उन्होंने खुद ये बात बोली। क्यों बोली? क्योंकि इसका जो आकलन किया गया वो बहुत बड़े बड़ी मीनिंग से किया गया, हमने ही किया। ठीक है, कि हमने लाइफ से इसको रिलेट किया, बहुत सारी चीज़ों से इसको रिलेट किया, लेकिन जब उन्होंने ये पोएम लिखी थी तब उनका आशय, उन्होंने ऑब्वियसली लाइफ के बारे में सोच के लिखी थी, उन्होंने ऑब्वियसली इंस्पिरेशन ड्रॉ किया था, उन्होंने रेफरेंस दिया, बट ही डिडंट मीन टू बी सो सीरियस अबाउट थिंग्स, यू नो, वाई सो सीरियस वाला एटीट्यूड था उनका, जो वो कहते हैं। लेकिन उसका जो जो इसको आप कहते हैं इंटरप्रिटेशन आया या इन्फेरेंसेस आए, वो बहुत अलग अलग आए ओवर द ईयर्स, और बहुत अलग अलग लोगों ने उस पर रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, कुछ लोगों ने उसको क्रिटिकली अक्लेम किया, तो बहुत सारे उस पर अलग अलग तरह के आप कह सकते हैं विचार जो हैं वो बने। ठीक है, अब इसमें से एक और जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोई इवनिंग, ये लाइन्स तो आपने जगह जगह पढ़ी होंगी, स्पेशली अगर आपने कोई बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाले जो पोस्टर्स हैं उस पर देखा होगा, तो वहाँ पे भी ये लाइन्स लिखी रहती हैं इस पोएम की, दैट कौन सी? वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही पोएम है, जो कि किस पे लिखी गई है? ये वाली, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोई इवनिंग, कि वो कहते हैं वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये चीज़ आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में क्लियर हो गई है। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन, कंक्लूसिव आइडिया। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड, कंक्लूसिव आइडिया मतलब इन अ नटशेल हम क्या बोलना चाहेंगे, है ना, एक जनरल बात हम क्या बोलना चाहेंगे। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द जनरल प्रॉब्लम दैट वन फेसेस इन लाइफ। ठीक है, इट इज सिम्बॉलिक ऑफ द पाथ, आर सिम्बॉलिक ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, द पाथ्स और रोड्स आर symbolic of life. Okay, life, ठीक है, okay, a symbolic of life and it is of making a choice in life. ठीक है, मतलब क्या हो रहा है
तीन पॉइंट हुए। पहला ये है कि पोएम रिवॉल्व करती है जनरल प्रॉब्लम दैट वन फेसेस इन लाइफ, ठीक है। द पाथ्स और द रोड्स आर सिंबॉलिक ऑफ लाइफ एंड इट इज अबाउट मेकिंग द चॉइसेस इन लाइफ। तीन चीज़ें समझ में आ गई लाइफ में, ये है, ठीक है। तो यही तीन चीज़ें जो है लाइफ के बारे में ये आपको ये पोएम बताती है। नाउ लाइफ गिव्स अस मेनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड वन हैज़ टू टेक द डिसीजन एंड स्टिक टू इट। मतलब ज़िंदगी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, बहुत सारे क्रॉस रोड पे, दौराहों पे खड़ा करती है, बहुत सारे टफ डिसीजंस या टफ कॉल्स लेने के लिए बोलती है, एंड यू गॉट टू टेक दोज कॉल्स एंड स्टिक टू द डिसीजन, एंड you don't have to really regret about those decisions when you once you have taken them, right? There's no point, it will not make much of a difference then. You need to be very careful while taking those decisions, you need to be very conscious and very cautious while making those decisions, but एक बार ले लो तो भैया खड़े रहो उस पे और फिर आगे बढ़ते चलो, ठीक है। जो भी है जैसा भी है फेस करना लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। वन कांट गेट एवरीथिंग इन लाइफ, हमें सब कुछ नहीं मिलता। मतलब उसमें कौन सी मूवी है ना, वो ये जवानी है दीवानी में बोलता है ना, वो नहीं बोलता नहीं है, बोलती है वो बनी से नहीं बोलती है वो नैना कि बनी कितना भी बढ़िया हो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो जहाँ पर हो उस चीज़ का मजा लो, है ना। वही वाली चीज़ है कि कितनी भी कोई चीज़ अच्छी हो, कितना ही हाथ पैर मार लो, कुछ ना कुछ तो मिस होगा ही, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो जहाँ पर हो वहीं रहो और उसी चीज़ का मजा लो। तो वही वाली चीज़ है दैट यू कैन नॉट गेट एवरीथिंग इन लाइफ, आपको हर चीज़ नहीं मिल सकती, डिसीजन कैन समटाइम्स गो रॉन्ग, ठीक है, बट द चॉइस हैज़ टू बी मेड। कई बार आप डर के और कह के कि यार मुझे तो मुझसे ये नहीं होगा, आप नहीं कह सकते, आप कितनी ही इंडिसाइसिव क्यों ना हो, आपको ज़िंदगी में चॉइसेस या डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपको हालात से समझौता करके आपको यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड फॉर योर डिसीजंस एंड यू हैव टू टेक द कॉल्स, राइट। आपको लाइफ में वो दौराहों पे अपना रास्ता चुनना होता है, आप वहाँ पे कावर बैक नहीं कर सकते या कावर डाउन नहीं कर सकते। व्हाट डू आई मीन बाय कावर डाउन मीन्स आप उसमें घबरा के पीछे कदम नहीं हटा सकते, ठीक है। द चॉइस अफेक्ट अ लाइफ बट द स्टेप once taken cannot be retraced। मतलब वो जो चॉइस है जो हमने लिया है, जो पाथ जो रोड हमने लिया है, वो ऑफकोर्स हमारी लाइफ को अफेक्ट करेगा, हमें आगे ले जाएगा, बट जो कदम आगे बढ़ गया है वो वापस नहीं आ सकता, वो वापस रिट्रेस नहीं हो सकता। ये टर्मोलॉजीज याद रखना है ना, ये टर्मोलॉजीज याद रखोगे, इनको अपने आंसर्स में लिखोगे ना तो बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन पड़ने वाला है एग्जामिनर पे और बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम आपको नंबर जो है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखना। नाउ फॉर्म क्या है भाई, हमने कंक्लूसिव आइडिया पढ़ लिया, फॉर्म पढ़ लेते हैं अपन। द रोड नॉट टेकन कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैंजास, ठीक है, ये तो हमें मालूम है ना, 4 स्टैंजास हैं जिसमें 5-5 लाइन्स हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आती है, मतलब 4 कितने हो गए, 20 लाइन की पोएम है, ठीक है। टोटल कितने लाइन की पोएम है, 20 लाइन की पोएम है, लंबी पोएम है। राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए ए बी, ए बी ए ए बी, मतलब यहाँ पे देखो अब इसको देखो, ए बी ए ए बी, ये इसका राइमिंग पैटर्न है। राइमिंग पैटर्न से हमारा क्या मतलब होता है, 20 लाइन्स हैं पूरी पोएम में, 4 स्टैंजा हैं। स्टैंजा क्या होते हैं, ये एक स्टैंजा, ये दूसरा स्टैंजा, ये तीसरा स्टैंजा, ये चौथा स्टैंजा, ठीक है। और इसमें हर स्टैंजा में 5-5 लाइन्स हैं, और इन 5-5 लाइन्स में क्या है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है, मतलब राइमिंग स्कीम क्या होती है, हर पोएम में एक मीटर होता है, ठीक है। पोएम जो है वो ऐसे सीधे 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 तो लिखी नहीं जाती जैसे हम प्रोज लिखते हैं, हर पोएम का अपना अपना एक राइमिंग मीटर होता है कि भाई एक वर्ड जो है वो दूसरे से राइम करना चाहिए, दूसरा जो है तीसरे से, मतलब एक लिरिक होना चाहिए ना कोई उसमें, जिसको कहते हैं सुर ताल छंद, आप समझते हैं ना, वो पोएम में होना चाहिए। अगर वो मिसिंग है, अगर वो मीटर मिसिंग है, अगर वो राइम मिसिंग है, तो फिर काहे की पोएम। वही वाली चीज़ है कि उसमें राइम होना ज़रूरी है। अब इसका राइमिंग पैटर्न कैसा है, हर पोएम का अलग होता है, किसी का होता है ए बी होता है, किसी का ए बी बी ए होता है, किसी का ए बी सी बी होता है, अलग अलग राइमिंग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो इसका राइमिंग पैटर्न क्या है, ए बी नहीं सॉरी ए बी ए बी। अब कैसा है ये समझो, ठीक है, मतलब वुड, स्पेलिंग समझते जाना, ठीक है, वुड, स्टूड, ठीक है, कुड, ये आपस में राइम कर रहे हैं ना तीनों शब्द, ठीक है। ये तीनों शब्द आपस में राइम कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको क्या लिखा है, काय से डिनोट किया है,
ए से डिनोट किया है। ठीक है, मतलब क्या समझ में आ गया कि ये जो लास्ट का जो साउंड है, जो हमें जो वॉइस आती है, जो साउंड आता है, वो एक जैसा राइम करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वुड स्टूड कुड, है ना, एक जैसा उड 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 का साउंड आ रहा है ना। तो ये हमने इसको काहे से डिनोट किया है, ए से। ठीक है, और बी क्या है, बोथ और ग्रोथ। ठीक है, बोथ और अंडर ग्रोथ। ठीक है, अब इसमें बोथ और ग्रोथ अपन अंडर छोड़ दो, ग्रोथ। ठीक है, तो ये हमने दोनों हमने किससे डिनोट किए हैं, बी से। ठीक है, तो क्या समझ में आया, इसका राइमिंग पैटर्न क्या हो गया, बहुत सिंपली ए बी ए ए बी। ठीक है, यही चीज आपको यहां मिलेगी। अब यहां पे देखो, अगर मैं मार्क करूं तो कैसे, ये देखो, फेयर वेयर देर। ठीक है, ए और क्लेम और सेम, बी। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, इसका राइमिंग पैटर्न भी क्या हुआ, ये समझ में आ रहा है ना। राइमिंग पैटर्न कौन सा है इसका, ए बी ए बी। ठीक है, पूरी पोएम में मिलेगा आपको। मतलब ये ऐसा नहीं है कि पहले स्टैंजा में नहीं है, दूसरे में गड़बड़ हो जाएगा, तीसरे में कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पोएम है तो एक ही मीटर में मिलेगी, एक ही मेट्रिक उसमें फॉलो किया जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा है, ये आयम्बिक टेट्रामीटर है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आयम्बिक टेट्रामीटर। आगे पढ़ते हैं अपन, इस वाले में भी समझ लीजिए आप। ठीक है, वो जो आगे आपने समझा है आप इसमें भी समझ लीजिए। अब मैं आपको पूरी पोएम का समझा दे रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ले डे वे, ए साए आए बाय, ए ब्लैक back, B hence difference, B। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। टोटल अगर मैं बताऊं तो फिर कौन सा मीटर है भाई साहब, क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे मीटर क्या है इसका, ए बी ए बी। ठीक है, ये इसका मीटर है और इसको हम क्या बोलेंगे, आयम्बिक टेट्रामीटर, इस स्कीम को। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। इसमें मुझे लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप ये स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, सो दैट विल गिव अ बेटर आइडिया अप टू द एग्जामिनर कि आपको बहुत अच्छे से ये पता है, आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। आप ये एग्जाम्पल, आप इसमें से रेफरेंस ड्रॉ करके, आप कंटेक्चुअल रेफरेंस ड्रॉ करके और लाइन्स को लेके आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। गॉट इट? नाउ अब कहाँ थे अपन, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। राइम्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं और मैस्कुलिन है, ये समझ लो। ठीक है, और इसमें अगर हम नोटेबल एक्सेप्शन देखते हैं लास्ट लाइन का, वह यूजुअली एंड्स पे, ठीक है, डिफरेंस पे, यूजुअली स्ट्रेस द एंड्स ऑफ द डिफरेंस। इस पे एंड्स पे अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर आप कहेंगे कि स्ट्रेस क्या है, वो डिफरेंस पे दिया गया है। अगर मैं ये बात बोलूँ, अगर मैं लाइन बोलूँ, आखिरी लाइन की बात हुई है, वी शैल बी टेलिंग, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in the wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस सिलेबल पे सबसे ज़्यादा वज़न दिया गया है, डिफरेंस का जो एंस है उस पे सबसे ज़्यादा आपको मालूम है कि आपको जोर दिया गया है, सबसे ज़्यादा उस सिलेबल पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ज़्यादा उस पे स्ट्रेस जो है वो दिया गया है। ठीक है, 4 स्ट्रेस सिलेबल्स हैं पर लाइन, जैसे मैंने आपसे कहा। ठीक है, 4 स्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं पर लाइन। ठीक है, हर लाइन में
कितनी लाइंस की हैं? 20 लाइन की हैं, और हर लाइन में 4 स्ट्रेस सिलेबल्स हैं, और वो किस पे वेरी कर रहे हैं? वो आयम्बिक टेट्रामीटर के बेस पे कर रहे हैं। टेट्रामीटर या टेट्रा METRE भी लिख सकते हो आप इसको, लेकिन ये टेट्रामीटर अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो दिस इज मोर एक्सेप्टेबल इन द ब्रिटिश वे। ठीक है, टेट्रामीटर पे वो बेस करते हैं। आ गया समझ में? अब हम इसमें पोएम का एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेते हैं, जैसा मैंने कहा था। तो अब इसमें स्टैंजा वाइज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, टू रोड्स, ये जो है ये पूरी की पूरी जो लाइन है ना, मतलब ये एक एक स्टैंजा के हिसाब से दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या समझना है? टू रोड्स जो है, और ये जो है वो आखिरी की लाइन उस स्टैंजा की, इस तरह से हम उसको पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे समझ जाओ, जैसे ये ऐसे ही पढ़ते हैं ना, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम टू रोड्स से, और ये लाइन जो है इन द अंडरग्रोथ तक जा रही है। ठीक है, फिर जो हम लाइन स्टार्ट करेंगे वो देन टुक से करेगी, और फिर अबाउट द सेम तक करेगी। ठीक है, इसको समझ जाना। अब इसमें हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं स्टैंजा वाइज। देखो, द पोएट वाज स्टैंडिंग एट द जंक्शन विद द रोड फोक्ड इनटू 2। ठीक है, अब क्या बात हो रही है? इसको ऐसे ही अगर आप डिपिक्ट करेंगे इन्हीं वर्ड्स में तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। पोएट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? जंक्शन पे, जहाँ पे रोड कहाँ पे फॉक कर रही है? 2 हिस्सों में। इट वॉज अ फॉरेस्ट फुल ऑफ येलो लीव्स ड्यू टू ऑटम। ऑटम था, ठीक है, ऑटम का मौसम था। आपको मालूम है जब हम बात करते हैं ब्रिटेन की या इंग्लैंड की, वहाँ पे ऑटम स्प्रिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, तो वहाँ पे ऑटम का मौसम था। ठीक है, और वहाँ पे पूरा जो है वो पीली पत्तियों से ढका हुआ था। ठीक है, तो इट वॉज फुल ऑफ ऑटम लीव्स, पूरा पूरा येलो था बिकॉज ऑफ द ऑटम लीव्स। एंड एज द पोएट कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड, बिकॉज एज अ सिंगल पर्सन ही कैन नॉट प्रॉब्ली गो ऑन बोथ द रोड्स, ही स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग time deciding which road to take. ठीक है, he looked down at one road as far as he could and to where it bent and disappeared in the wild bushes. तो क्या करता है? दोनों रोड पे खड़ा होता है and he tries to view them, he tries to see जहाँ तक उसकी नज़र जाती है, unless there is a bend and that bend goes in the टर्निंग। ठीक है, तो ये जो लाइन्स हैं आप इसको ऐसे का ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, द पोएट वाज स्टैंडिंग एट द जंक्शन वेयर द रोड फोक्ड इनटू 2। इट वाज अ फॉरेस्ट फुल ऑफ येलो लीव्स ड्यू टू ऑटम। एज द पोएट कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स, ही स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम डिसाइडिंग विच रोड टू टेक। ही लुक्ड डाउन एट वन रोड एज फार एज ही कुड एंड टू वेयर इट बेंट एंड डिसअपीयर्ड इन द वाइल्ड बुशेस। ठीक है, इसके बाद जब हम सेकंड स्टैंजा पे आते हैं तो सेकंड स्टैंजा क्या बोल रहा है? देन टुक, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं अबाउट द सेम। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से हमने लिया है। आफ्टर व्यूइंग बोथ द रोड्स द पोएट डिसाइडेड टू टेक द रोड सेकंड रोड बिकॉज इट वाज ग्रास एंड हैड नॉट बिन ट्रैवल्ड बाय मेनी। अब वो क्यों डिसाइड करता है? वो हम ऑलरेडी इस बात कर चुके हैं कि ग्रास है, अनट्रेम्पल्ड है, उसको देख के समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पे कोई वेयर एंड टेयर नहीं है, तो शायद वो रोड जो है ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल नहीं की हुई है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ही डिसाइड्स टू मूव ऑन दैट रोड। नाउ आफ्टर व्यूइंग बोथ द road, the poet decides to take the road because it was grass and had not been travelled by many. The poet was adventurous and wanted to travel on the road which had not worn off. अब एक चीज़ आपको जो पोएट जो कैरेक्टर स्केच है वो बताता है, ऑब्वियसली कि वो सेफ नहीं प्ले कर रहा है, राइट? ही इज़ ओपन टू टेक द रिस्क एंड ही इज़ एडवेंचरस इनफ टू टेक द रोड विच इज़ नॉट बिन ट्रैवल्ड बाय मेनी पीपल। लाइक ही इज़ टेकिंग अ रोड जो उसको नहीं पता कि आगे उस रोड में क्या है या लोग नहीं गए हैं उस पर, राइट? सो ही इज़ नॉट प्लेइंग safe here and he is ready to take risk and he is on an adventurous journey, right? So he is taking a road and he travels on the road which had not been worn off, जो कि ज़्यादा worn off नहीं है। worn off से हमारा मतलब है जिस पे ज़्यादा लोगों ने travel नहीं किया है। ठीक है, as far as the passing of the traveler was concerned both the roads had worn in the same manner। लेकिन आगे जाके जब आप बात करते हैं as far as the passing of the traveler was concerned, आगे जाके लेकिन वो देखता है कि भाई दोनों ही रोड्स जो हैं तकरीबन 19-20 का फ़र्क है, दोनों ही जो हैं इज काइंड ऑफ वोन आउट बाय दी ट्रैवलर्स। ठीक है, ये चीज़ वो नोटिस करता है। नाउ थर्ड पैराग्राफ क्या कहता है? एंड बोथ, फिर कौन सा लाइन है? आप आ गए एवर कम बैक से। बोथ द रोड ले इन द सेम कंडीशन इन फ्रंट ऑफ द पोएट दैट मॉर्निंग। नो लीव हैड बीन क्रश्ड black as no one had passed from both the roads that morning and both of them were covered with leaves।
ठीक है। बोथ द रोड्स ले इन द सेम कंडीशन इन फ्रंट ऑफ द पोएट दैट मॉर्निंग, मतलब क्या भाई, उस दिन सुबह दोनों ही रोड्स एक जैसी नजर आ रही थी। नो लीव हैड बिन क्रश्ड ब्लैक, कोई भी लीव जो है क्रश्ड ब्लैक मतलब कोई भी लीव जो है वो कुचली मुचली नहीं थी, क्योंकि सुबह रात में वो गिरी होगी तो सुबह कोई भी उस रोड पे नहीं गया था उनसे पहले, ठीक है। कि कोई भी रोड पे, दोनों ही रोड की जो लीव्स थी वो बिल्कुल सही थी, बिल्कुल फ्रेश थी, उन पे किसी ने भी ट्रैम्पल नहीं किया था। दे वर नॉट क्रश्ड अंडर एनी मनस फीट, बिकॉज कोई भी उन रोड्स पे नहीं गया था, ठीक है। मॉर्निंग एंड वर कवर्ड विद लीव्स, दोनों ही रोड जो है वो लीव से कवर्ड थी। द पोएट डिसाइडेड टू गो बैक ऑन द फर्स्ट रोड, ऑल्दो ही न्यू दैट वन वे लीड्स टू अनदर एंड हैड द डाउट इफ ही वुड एवर बी एबल टू ट्रैवल ऑन द फर्स्ट रोड। अब वो क्या करता है, पोएट डिसाइड करता है कि वो पहले एक रोड पे जाएगा, फर्स्ट रोड लेगा, और बाद में आके ही कैन ट्रैवल टू अनदर रोड ऑन द अदर डे, दो ही नोज दैट one road leads to the another and probably he cannot come back and he has his doubt that he will hardly ever get to travel on the other road that he has fixed for another day any other time in his life, ठीक है। doubts if he would ever be able to travel on the first road, लेकिन उसके बाद भी वो अपने दिल की तसल्ली के लिए बोलता है कि आज मैं ये रोड ले लेता हूँ, वो वाली रोड जो है मैं कल देखूंगा या अगली बार जब आऊँगा तब देखूंगा, ठीक है। जबकि वो कहीं ना कहीं ये बात जानता है कि वो इतना ज़्यादा लाइफ जो है वो एक रोड के बाद दूसरी रोड पे जाती है और शायद उसको यहाँ पे पलट के आने का मौका ना मिले, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बोलता है कि मैं दूसरी रोड जो है वो दूसरे दिन लूँगा, ठीक है। अब लास्ट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, सबसे ज़्यादा लोग बात इस पे करते हैं, सबसे ज़्यादा ये कोटेशन के तौर पे रीफ्रेज जो है लाइफ में हुआ है, सबसे ज़्यादा एनालिसिस, सबसे ज़्यादा क्रिटिकली अक्लेम्ड स्टैंजा जो है ये लास्ट स्टैंजा है, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय वाला, और इसमें आपको पता ही है कि डिफरेंस पे, एंस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है सिलेबस पे दिया गया है। सिलेबस पे स्ट्रेस देने का मतलब ही ये है कि वो आप फोकस करना चाह रहे हैं कि शब्द पे डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। द पोएट वॉज नॉट श्योर अबाउट द सक्सेस ऑफ हिज चॉइस, वो श्योर नहीं है अबाउट द सक्सेस ऑफ हिज चॉइस एंड ही इज काइंड ऑफ ड्यूबियस। ड्यूबियस क्या मतलब होता है, ड्यूबियस से हमारा मतलब क्या होता है, डाउटफुल, ठीक है। ही थॉट ही माइट रिग्रेट अबाउट हिज डिसीजन ऑफ ट्रैवलिंग ऑन द सेकेंड रोड एंड ही माइट टेल अबाउट इट विद अ साई, और वो कह रहा है कि मैं कहीं ना कहीं शायद मैं हो सकता है इसको आगे जाके रिग्रेट करूं और ज़िंदगी में कभी आगे जाके मैं कहूं कि मैंने एक टफ डिसीजन लिया या मैं एक ऐसे दौराहे पे था जहाँ पे मुझे टफ डिसीजन कॉल करना था। एंड आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर। ही अगेन टॉक्ड अबाउट द टू रोड्स फ्रॉम विच ही सिलेक्टेड द वंस विच वॉज लेस ट्रैवल्ड बाय एंड द चॉइस मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। और वो ये बात कहे कि मैं ज़िंदगी में, मेरे पास एक दौराहे पे मैं खड़ा था जहाँ पे आई हैड टू मेक अ टफ कॉल, आई हैड अ टफ डिसीजन टू मेक, और मैंने आई ट्रैवल्ड ऑन द रोड लेस ट्रैवल्ड बाय अदर्स एंड दैट चेंज्ड माई लाइफ एंड दैट डिटर्मिन्ड माई फ्यूचर फॉर एवर, राइट। और उसने मेरे लिए चीज़ों को अलग तरह से पेश किया। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड वी नीड टू focus on this line and we need to stick to it. The poet was not sure about the success of his choice. He thought he might regret about his decisions of traveling on the second road and he might tell about it with a sigh. He again talked about the two roads from which he selected the one which was less traveled by and the choice made all the difference in his life. ठीक है, आप इसको इसी तरह से लिखेंगे, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप उनको उसी तरह से फ्रेम करेंगे तो आपके आंसर्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लगेंगे एंड दे विल रियली कम आउट नाइस, ठीक है। आपको सामने वाले को, एग्जामिनर को पता चलेगा दैट आपने उसके ऊपर काफ़ी सारी मेहनत की हुई है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस, जैसे कि आपको मालूम है कि बेसिकली जो भी चीज़ें, मतलब कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है, किस तरह का राइमिंग पैटर्न है, किस तरह की थीमेटिक स्कीम्स हैं, वो सारी चीज़ें हम काय में डिस्कस करते हैं, पोएटिक डिवाइसेस में, ठीक है। अब पोएटिक डिवाइसेस कौन सी यूज़ की गई हैं, बहुत सिंपल सी पोएम है, ठीक है। बहुत ही 4 स्टैंजाज में 20 लाइन की पोएम है, बहुत सिंपल फ्लो है, बहुत सिंपल सी थीम रखी गई है। ऑफकोर्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात माने तो काफ़ी ट्रिकी पोएम है, बट अगर आप ओवरऑल देखते
देखते हैं, अगर आप ओवरऑल जो वर्ड्स देखते हैं या आप उनका जो ऑर्डर देखते हैं वर्ड्स का या सिंटेक्स देखते हैं, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि बहुत सिंपल सी पोएम है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल कोई टर्मिनोलॉजी या बहुत कोई टेक्निकल, अगर आप देखें कि बहुत कोई टेक्निकल या बहुत ही कोई उलझी हुई सी पोएटिक डिवाइस इसमें आपको नज़र नहीं आती। एलिटरेशन है, एलिटरेशन का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं जब कंसोनेंट्स का साउंड जब आपका रिपीट होता है उसको हम कहते हैं एलिटरेशन, है ना। ज़्यादातर हमारे जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं वो एलिटरेशन के बेहतरीन एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। अब बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, ठीक है। अब एलिटरेशन आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या, जैसे कि आपको मालूम है इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, ठीक है। तो वॉन्टेड वेयर यहाँ पे आपको मालूम है डब्लू का जो साइन है वो एलिटरेशन में रिपीट हो रहा है, तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू फोकस अपॉन, लेकिन बहुत मेजर एलिटरेशन नहीं है। इसके अलावा रिपीटिशन अगर हम देखते हैं, जैसे कि आप देखते हैं येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, या फिर सम वे एजेस एंड एजेस हेंस, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एजेस एंड एजेस जो है वो 2 बार आया है। राइमिंग स्कीम ऑब्वियसली हम पूरी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इट वोंट बी टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि ए बी है और सारे स्टैंजर्स में एक जैसी राइमिंग स्कीम या एक जैसा राइमिंग पैटर्न जो है वो इस्तेमाल किया गया है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस, नॉट मच हियर। लेट अस कम डायरेक्टली टू द क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। आई एम प्रिज्यूमिंग कि हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, हमने इतना अच्छे से इस पोएम को कवर किया है, हमने इसके हर एंगल को, हर एस्पेक्ट को बहुत गहराई से समझा है, बहुत अच्छे से एवेल्युएट किया है, तो किसी भी तरह के प्रश्न बनेंगे तो आई थिंक आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको एवेल्युएशन में या कोई भी अगर उसमें पॉसिबिलिटी जिस भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आई थिंक यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम, राइट। आपको उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी। नाउ लेट अस डिस्कस वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। अब ये आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन से आप ये समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं या क्या चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, ठीक है, कि ट्रैवलर भाई अपने आप को कहाँ पाता है, और दूसरी बात व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, मतलब उसमें से दूसरा जो पहलू है क्वेश्चन का वो ये है कि वो किस तरह की प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है। अब द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ एट द फोक्ड रोड। फोक्ड रोड का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डाइवर्टेड रोड या एट दी फोर्क ऑफ अ डाइवर्टेड रोड, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं आंसर को। वाइल ट्रैवलिंग इन अ येलो वुड, वाइल ट्रैवलिंग इन अ येलो वुड, या फिर आप इसको ऑटम वुड भी कह सकते हैं, या फिर आप ठीक है ऑटम भी कह सकते हैं, फोक्ड को आप डाइवर्जेंट भी कह सकते हैं। ये आप अलग अलग जो सिनोनिम्स हैं वो आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको करने भी हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा दैट यू हैव टू एम्प्लॉय डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एट डिफरेंट प्लेसेस, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव लगेगा, और रिपीटेटिव अगर हम उसको रिपीट कर रहे हैं अपने आंसर्स को, तो वो हमारे लिए पोएटिक डिवाइस नहीं है। वो पोएटिक डिवाइस सिर्फ तब होती है जब पोएम में या कॉम्पोजिशन में वो रिपीट हो, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया जब हम क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं कि हम चीज़ों को बार बार रिपीट करें या दोहराएं, ठीक है। He faces the problem of choosing between the two roads as he could not travel both at the same time। अब उसकी प्रॉब्लम क्या थी भाई, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो एक फोक्ड एंड पे खड़ा था, ठीक है। अब वो उसको यहाँ से दिख रही थी कि दोनों रोड जो है वो डाइवर्ज हो रही हैं, अलग अलग जगह जा रही हैं। जाहिर सी बात ये थी कि अब वो जहाँ पे खड़ा हुआ है उसको वो दोनों जगह तो नहीं जा सकता था, तो उसका जो डिलेमा था, उसकी जो प्रॉब्लम थी या जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा था वो क्या थी, वो ये थी कि वो दोनों में से कौन सा रास्ता चुने, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम दैट ही वाज फेसिंग। तो ये हमारा आंसर जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर है। मतलब क्या, दैट ही वाज फेसिंग प्रॉब्लम इन चूजिंग द रोड दैट ही शुड टेक, राइट, दैट वाज हिज प्रॉब्लम। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको आप अलग तरह से लिख सकते हैं कि ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग बिटवीन द टू रोड्स एज ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ एट द सेम टाइम, ठीक है। ये चीज क्लियर है। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है या एनोटेशन क्या है, ये मतलब है, ठीक है। मतलब डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन्स टू यू। फ्रेजेस मतलब पहला है येलो वुड। येलो वुड मतलब क्या भाई, ऑटम की बात हो रही है, पहली बात। दूसरी बात हो रही है येलो वुड से, मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि येलो वुड जो है वो सिग्निफाई क्या करता है, एक तो ऑटमल सेटिंग है, ठीक है। दूसरी बात वो करता है कि बहुत सारे लोगों की बात करता है। दिस इम्प्लाइज दैट नॉट मेनी पीपल हैव वॉक्ड ऑन इट, मतलब वो लोगों के रेफरेंस में भी बात करता है। इट इज़ अबाउट द पीपल हु हैव वॉक्ड ऑन
ऑन द रोड्स, उसके रेफरेंस में भी येलो वुड जो है वो यूज़ होता है, या उसके रेफरेंस में भी येलो वुड का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, ठीक है। तो सिम्बॉलिज्म का जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया है, येलो वुड जो है वो सिम्बलाइज करता है ऑटमल लीव्स को और लोगों को जिनके बारे में बात हो रही है अबाउट द ट्रैवल इन द प्लेस। Now, it was grassy and wanted wear. The grass on the road that the poet decided to take was still afresh, and road seems less worn out। मतलब क्या worn out मतलब क्या? worn out मतलब आप कहते हैं ना भाई the dress is worn out, मतलब बहुत ज़्यादा आपने पहन ली, मतलब घिसा गई है टाइप का वो जो हिस्सा होता है, या बैटरीज have worn out, या कोई भी चीज़ जिसके लिए हम कहते हैं something has worn out मीन्स वो अपनी जो उसकी है उससे ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर लिया गया है, मतलब दैट हैज़ बिन यूज टू इट्स मैक्सिमम, या उसका यूटिलाइजेशन हो गया है, अब वो घिसी पिटी हालत में आ गई है, ठीक है। तब हम बोलते हैं समथिंग इज worn out। नाउ द ग्रास ऑन द रोड दैट द पोएट डिसाइड्स टू टेक वाज स्टिल फ्रेश एंड द रोड सीम्ड लेस worn out। मतलब क्या? ग्रासी था, ग्रासी मतलब उसमें अभी भी ग्रास थी, और ग्रास जो थी वो अच्छी ग्रास थी, मतलब हरियाली थी वहाँ पे, एंड इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस दैट द ग्रास हैज़ नॉट बिन ट्रैम्पल्ड ऑन। ट्रैम्पल्ड ऑन मतलब उस पर कोई बहुत ज़्यादा चला नहीं है, वो ऐसे वो काली नहीं पड़ी है, या जगह जगह से पैचेस नहीं आ गए हैं उसमें, ठीक है। तो वो समझ में आ रहा था कि वो अभी भी पैचेस कब आ जाते हैं, जब आप कोई भी एरिया, अगर आप घास लगी हुई है, अगर आप उस पर बार बार कोई ट्रैम्पल कर रहा है, बार बार कोई चल रहा है, तो वहाँ से वो जो घास है उतनी वो साफ़ हो जाती है, राइट, इट गेट्स वोन आउट। बट ये जो था ये पैच वॉज ग्रासी एंड उसमें अपना आप कह सकते हैं कि वो अभी भी लगता है उसको देख के, नॉट मेनी पीपल हैव ट्रेड अपॉन दैट प्लेस एंड इट इज़ स्टिल नॉट वोन आउट। तो ये चीज़ समझ में आ गई है। नाउ द पासिंग देयर, the passing there, this refers to the people passing through that road। मतलब passing there का मतलब क्या होता है? रेफर करता है टू द पीपल पासिंग थ्रू दैट रोड, वो लोग जो उस रोड को क्रॉस करके गए हैं, या जो लोगों ने, जिन लोगों ने वो रोड ली है, जो रोड उन्होंने इस्तेमाल की है चलने के लिए, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है द पासिंग देयर, दिस रेफर्स टू पीपल पासिंग थ्रू दैट रोड। Leaves no step had trodden black। Leaves no step had trodden black। This means that there were no footmarks on the leaves strewn on the path since nobody had walked on them। मतलब क्या भाई, वहाँ पे जो leaves पड़ी हुई हैं, जो पत्तियाँ वहाँ पे रोड पे गिरी हुई हैं, वो अभी भी फ्रेश हैं, अभी भी वो उनका जो कलर है वो इंटैक्ट है, वो कहीं पे भी काली नहीं पड़ी हैं, ऐसी मुस्कुराई नहीं है, कुछ भी नहीं हुई है। क्यों? बिकॉज जो लीव्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं अभी तक उन पे कोई भी नहीं चला है, या किसी का ने भी उस पे पैर नहीं रखा है, या nobody has tread on that path। तो tread का आप past tense की अगर यहाँ बात कर रहे हैं तो trodden का मतलब क्या हुआ? tread का past tense, ठीक है। तो word जो है वो tread से ही आया है। तो आपको क्या बात करनी है? This means that there were no footmarks on the leaves strewn on the path since nobody had walked on them। strewn मतलब जो path पे पूरी भरी हुई है, जो path पे पूरी गिरी हुई है, उसके ऊपर किसी ने भी चला नहीं है, कोई भी किसी ने भी अभी तक किसी के फुटमार्क्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी फ्रेश हैं और वहां से कोई भी आदमी अभी तक नहीं गुजरा है, ठीक है। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। Here the poet refers to the fact that one road always lead to another and so on। अब जब वो ये बात करता है ना कि मैं किसी और दिन आऊँगा, या I will keep it for another day, उस टाइम पे वो ये बात जानता है, जैसे हमने कहा कि उसको ये बात का एहसास है, वो ये बात समझता है कि वो शायद कभी पलट के या लौट के नहीं आ पाएगा, ठीक है। वो कह ज़रूर देता है कि मैं अनदर डे के लिए रख रहा हूँ, बट प्रॉबली ही विल नेवर कम बैक, वो वापस नहीं आएगा। ही नोज दैट फॉर द फैक्ट, क्योंकि वो जानता है कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब उसको मालूम है कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। मतलब here the poet refers to the fact that one always leads to another, that one road, जो एक रोड आप लेते हैं वो हमेशा दूसरी रोड की तरफ जाएगी। तो आप ये जानते हैं कि शायद आपका पलट के आना मुश्किल होगा, या हो सकता है मुमकिन भी ना हो। So what will you say here? Here the poet refers to the fact that one road always leads on to another and so on, and perhaps that is why he knows that it is impossible for him, or possibly unlikely for him, अगर आप कहते हैं, to get back to the same spot again, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। Now, is there any difference between the two roads as the poet described them? इन स्टैंजा 2 and 3 अगर आप बात करते हैं, अब देख लो कि क्या इन रोड्स के बीच में, जैसे कि पोएट ने उनको डिस्क्राइब किया है, क्या उसके बीच में कोई दिक्कत या कोई आप कह सकते हैं कोई डिफरेंस है,
समझ लेते हैं। Stanzas 2 and 3 में the poet vaguely expresses the similarity but at the same time tries to determine the difference between the two roads. क्या हुआ है, सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में अगर हम बात करते हैं तो वो क्या कहता है, भाई सिमिलैरिटीज़ तो हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो दो रोड्स हैं उसमें कुछ कुछ थोड़ी सी, जिसको आप वेगली, मतलब आप क्या कहते हैं, जो बहुत क्लियर ना हो, ठीक है, मतलब आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन दो रोड्स के बीच में कुछ ना कुछ एक थोड़ी सी डिसिमिलैरिटी भी है, कोई ना कोई थोड़ा सा डिफरेंस भी है, ठीक है। वेगली का मतलब होता है विच इज़ नॉट क्लियर. Alright, expresses the similarity but at the same time tries to determine the differences between the two roads. He says that although the second road seemed just as fair, इसका कहना है कि जबकि सेकेंड रोड जो है वो भी जस्ट एज फेयर लगती है, जिसका मतलब होता है तकरीबन ऑलमोस्ट एज सेम एज दी रोड, बट वोन आउट एज द फर्स्ट, मतलब जो कि उतनी ही वोन आउट लगती है फर्स्ट के जैसे, येट इट वॉज समहाउ द बेटर क्लेम, पर वो फिर भी बेटर क्लेम है, क्यों, क्योंकि वो फ्रेश है और लेस ट्रॉडन है। मतलब क्या, दूसरी रोड जो है आपको क्या लगती है कि वो वैसे तो देखा जाए तो देखने में एक ही जैसी है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी बेटर क्लेम है, क्यों, क्योंकि उस पर जो लीव्स गिरी हुई हैं, जैसे उसका जो पहला आंसर हमने किया, जो लीव्स गिरी हुई हैं वो अभी भी फ्रेश हैं और लेस ट्रॉडन है, मतलब उसको आप कह सकते हैं कि आपको देख के समझ में आ रहा है दैट नॉट मेनी पीपल हैव ट्रेड अपॉन दैट पाथ एंड स्टिल एन अनएक्सप्लोर्ड एरिया और इट इज़ स्टिल एन अनएक्सप्लोर्ड रोड एंड नॉट मेनी पीपल एंड ओनली फ्यू पीपल हैव टेकन दैट पाथ सो फार, ठीक है। इसलिए नाउ द मॉर्निंग बोथ द रोड्स वर इक्वली स्ट्रून विथ leaves that had not yet been trampled by the travelers. अब जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो ग्रास है, एक्चुअली लीव्स तो ठीक है, वहाँ पे जो ग्रास है वो थोड़ी सी ज़्यादा ग्रीनर है, क्योंकि लीव्स जो हैं वो तो दोनों ही साइड पे बहुत ज़्यादा थी, है ना, मतलब रात का टाइम रहा होगा तो बहुत ज़्यादा जो लीव्स हैं वो गिरी होंगी, ऑटम का टाइम है, झड़ी होंगी पेड़ों से, और सुबह का टाइम था, ये लोग सुबह गए हैं, तो सुबह के समय पे दोनों ही रास्ते जो थे पूरे जो थे वो पत्तियों से ढके हुए थे, और सुबह के टाइम पे दोनों ही रास्तों पे कोई नहीं गया था, तो इस वजह से वो दिखने में एक जैसे लग रहे थे, जबकि एक साइड की जो ग्रास थी वो थोड़ी सी ग्रीनर थी, जिससे समझ में आता है कि दूसरा वाला जो रास्ता था वो ज़्यादा लोगों के आने जाने का शायद रास्ता होगा, ट्रेस पासिंग होती होगी, इस वाले रास्ते पे कम लोग जाते होंगे, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो, इन लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, पहले हमने दो लाइन्स की बात की थी, अब हम स्टैंजास की बात की थी, अब हम दो लास्ट लाइन्स की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, वन ऑफ द टू रोड्स वाज लेस ट्रैवल्ड बाय देन द अदर एंड द पोएट डिसीजन टू वॉक ऑन दिस रोड मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। अब उसने कहा कि आखिरी दो स्टैंजा में, आखिरी दो लाइन्स में क्या बात कही गई कि भाई मैंने वो जो रोड जो मैंने ली वो ऐसी रोड थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया था किसी ने, दैट वाज अ रोड जो कि बहुत लेस ट्रैवल्ड बाय थी, एंड प्रोबेबली उसने ही मेरी लाइफ की जो दशा दिशा है उसको इम्पैक्ट किया, या उसने मुझे वो चीज़ दी, इट मेड मी द पर्सन दैट आई एम एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस इन माई लाइफ, राइट। तो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, वन ऑफ द टू रोड्स वॉज लेस ट्रैवल्ड बाय एंड द अदर दैन द अदर एंड द पोएट्स डिसीजन टू वॉक ऑन दिस रोड मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ, ठीक है। What do you think the last two lines of the poem means? अब जैसे मैंने कहा है कि लास्ट का स्टैंजा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कोटेशनल है, मतलब कोटेशनल इन द सेंस उसमें बहुत ज़्यादा कोटेशंस जो है वो लिखी जाती हैं। लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट, मतलब वो कहा जाता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई आप अगर इस पर देख रहे हैं पलट के, तो क्या उसको वो रिग्रेट करता है पोएट, या फिर उसको वो ग्लैडली एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब लास्ट टू लाइन्स में पोएट सेज that he chose the less trodden road and this choice made all the difference in his life, ये हमको क्लियर है, ठीक है। whether he regrets his choice or accept it is ambiguous मतलब क्या है भाई, मतलब इसको भी हम vague कह सकते हैं, या इसको भी हम कह सकते हैं not clear, ठीक है, क्लियर नहीं है। द पोएट यूजेज द वर्ड डिफरेंस विच डज नॉट क्लियरली क्लैरिफाई द इम्प्लीकेशन वेदर गुड और बैड, हाउ एवर द वर्ड साई, जब वो कहते हैं ना आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, ठीक है, तो साई जो वर्ड है अपने आप में ये डिसाइड करता है पॉसिबली मोर ऑफ रिग्रेट देन सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब साई वर्ड जो है अपने आप में, इसको अगर हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आई वॉज
लेकिन इसको दो सेंस में बोला जाता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मतलब इसको इस सेंस में अगर हम लें तो ये कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा सा नेगेटिव है, मतलब कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक स्ट्रीक ऑफ रिमोर्स या रिग्रेट जो है वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार हम इसको कहते हैं आई ड्रू अ साई ऑफ रिलीफ, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा एम्बिगुअस है कि आप इसको क्या बोलेंगे, लेकिन इन जनरल अगर हम इसका फ्लो देखते हैं पोएम का, तो आप ये कह सकते हैं कि वैसे तो उसने कोई भी चीज़ ये नहीं बोली है कि वेदर व्हाट ही डिड वाज राइट और रॉन्ग, वेदर ही अप्रिशिएट्स दैट मूव और वेदर ही रिग्रेट्स इट, बट ये दोनों चीज़ें एम्बिगुअस हैं। बट उसका अगर आप बात करते हैं, उसने क्लैरिफाई नहीं किया उसका इम्प्लीकेशन डिफरेंस है, उसका क्या मतलब है, अच्छा है बुरा है। लेकिन वेदर गुड और बैड, हाउएवर द वर्ड साई सजेस्ट द डिसीजन वाज प्रोबेबली मोर ऑफ अ रिग्रेट देन सेटिस्फैक्शन। ये हम एक जनरल जो एक कंक्लूजन है वो ड्रॉ कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स देयर कुड बी अ डिफरेंट साइड टू दिस स्टोरी, ठीक है। तो आपको ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट दिस इज वन ऑफ द कंक्लूजन बट इट इज नॉट द फाइनल कंक्लूजन, देयर कुड बी मोर टू इट, देयर कुड बी मोर साइड ऑफ अ स्टोरी, ठीक है। ऑन दिस नोट वी हैव कम टू एन एंड। हमने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत एलैबोरेट वे में हमने ये पोएम पढ़ी है। आपको मज़ा आया होगा पढ़ के। अगर मुझे लगता है मैंने पूरा कन्फ्यूजन आपको दूर कर दिया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपको है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप मुझे नीचे लिख सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिख तो अभी भी सकते हो, लेकिन इट इज़ बेटर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, है ना। तो आप अपने स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यहाँ आपको K-12 एजुकेशन की तो बात हो ही रही है, बस 6 to 12 तो कम से कम हमारा डोमेन है, हमारा फोटे है। लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी अगर आप बात करते हैं, नीट की, क्लैट की या AI की या JEE की, तो इसमें भी CUET की, तो इसमें भी हम कवर करते हैं और सब कुछ जो है आपको एक अम्ब्रेला के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की और आपके स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी आपको यहीं हो जाएगी। यू जस्ट हैव टू स्टे विद अस and study hard with us, right? So on this note, I'm signing off. You take care of yourself. Thank you so much.